लाइट एक खुशमिजाज टीनेजर है जिसने हमेशा सपना देखा है कि वो एक सक्सेसफुल एडवेंचरर बनेगा ताकि अपनी फैमिली को लग्जरी वाली जिंदगी दे सके। इस मकसद से वो अपने छोटे से गांव को छोड़कर शहर की तरफ निकल पड़ता है एडवेंचरर बनने के लिए रजिस्टर करवाने। लेकिन चीजें उसके लिए इतनी आसान नहीं होती। इस दुनिया में देवी ने 9 रेस बनाई हैं और इंसान सबसे नीचे माने जाते हैं। नतीजा ये कि रेसिज्म हमेशा इंसानों के साथ चिपका रहता है और जैसे ही लाइट शहर में कदम रखता है उसे इसका सामना करना पड़ता है। एक बीस्टमैन एडवेंचरर उसे बहुत बदतमीजी से चिल्लाता है कि रास्ते से हट जा, और लाइट माफी मांग लेता है जबकि वो सच में रास्ता ब्लॉक नहीं कर रहा था। खैर, गिल्ड पहुंचकर वो खुद को रजिस्टर करवाता है। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि नए लोगों को शुरू में F रैंक ही मिलता है। नज वो पूछती है कि क्या उसके पास कोई गिफ्ट है जो उसकी असेसमेंट में काम आ सके। लाइट जोश में हाँ कहता है। वो बताता है कि उसका गिफ्ट है अनलिमिटेड गाचा, मतलब वो बस अपनी जेब से कुछ भी निकाल सकता है। चूंकि सिर्फ बोलने से बात नहीं बन रही, वो डेमो देने का फैसला करता है। वो अपना गाचा डिवाइस निकालता है और उसे एक्टिवेट करता है। गाचा चलता है और एक फोर्क कार्ड निकलता है। जैसे ही लाइट कार्ड रिलीज करता है, टेबल पर एक फोर्क प्रकट हो जाता है, लेकिन फोर्क पूरी तरह टेढ़ा मेढ़ा है। लाइट घबरा जाता है। वो रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि आमतौर पर चीजें बेहतर निकलती हैं। वो तुरंत 2-3 बार और स्किल यूज करता है, लेकिन नतीजा वही, एक सड़ा हुआ सेब और बासी मोल्डी ब्रेड। रिसेप्शनिस्ट अब पूरी तरह कन्विंस हो जाती है कि ये लूजर F रैंक से ज्यादा के लायक नहीं। लाइट खुशी खुशी F रैंक ले लेता है और पूछता है कि क्या कोई जॉब अभी मिल सकती है। रिसेप्शनिस्ट उसे बुलेटिन बोर्ड की तरफ इशारा करती है जहां आसान जॉब्स लगे हैं, लेकिन बोर्ड देखते ही लाइट के होश उड़ जाते हैं। रिसेप्शनिस्ट समझ जाती है कि ये लड़का पढ़ना लिखना भी नहीं जानता। हैरानी की बात भी नहीं, क्योंकि इंसानों में लिटरेसी रेट बहुत कम है। वो कहती है कि वो बेसिक काम कर सकता है, पत्थर ढोना, लकड़ी इकट्ठा करना, लेकिन उसका पेमेंट दूसरे जॉब्स से बहुत कम है। लाइट मान जाता है। एक दिन मेहनत करने के बाद वो इतना कमा लेता है कि एक कमरा किराए पर ले सके। खाने के लिए अभी भी गाचा स्किल पर निर्भर है, लेकिन वो कॉन्फिडेंट है कि वो कर लेगा। लेकिन बीस्टमैन की एक गैंग के दिमाग में उसके लिए कुछ और ही प्लान है। वो जानबूझकर उसके रास्ते में खड़े हो जाते हैं ताकि वो उनसे टकरा जाए। उनका लीडर तुरंत चिल्लाना शुरू कर देता है कि तूने मेरे कपड़े गंदे कर दिए। वो उसकी थैली छीन लेता है। लाइट घबराकर कहता है कि पैसे वापस कर दो, वरना रहने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन वुल्फमैन उसे एक घूंसा मारकर उड़ा देता है और कहता है कि लॉन्ड्री का खर्चा दे। बीस्टमैन उसे कीचड़ के तालाब में छोड़कर चले जाते हैं। जो भी गुजरता है कहता है कि बाकी इंसानों की तरह गंदे स्लम में सो जा। लाइट को अब पूरी तरह हताशा घेर लेती है। तभी अचानक कोई हाथ उसकी तरफ बढ़ता है। वो इंस्टिंक्टिवली उस हाथ को पकड़ लेता है। सामने एक खूबसूरत एल्फ खड़ी है, लेकिन 1 सेकंड बाद उसे अपनी कीचड़ से सनी हुई हथेली याद आती है। वो पीछे गिर जाता है और माफी मांगने लगता है। एल्फ कहती है कोई बात नहीं। वो उसे भरोसा दिलाती है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन सालों का रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन उसे यकीन नहीं करने देता। अपनी बात साबित करने के लिए वो एल्फ औरत अचानक घुटनों पर बैठ जाती है और उसे जकड़कर गले लगा लेती है। लाइट दंग रह जाता है। सड़क पर लोग एल्फ का मजाक उड़ाते हैं कि एक इंसान के लिए इतना नीचे गिर गई, लेकिन वो लाइट को सहारा देकर खड़ा कर देती है। उसके पीछे अलग अलग रेस के लोग हैं। वो खुद को कॉनकॉर्ड ऑफ ट्राइब्स नाम की पार्टी बताते हैं। वो कहते हैं कि देवी ने जितनी भी स्पीशीज बनाई, उन सब में से एक एक मेंबर वाली पार्टी बनाई है और उनमें इंसान वाला स्पॉट खाली था। बीस्टमैन गरु पहले अपना परिचय देता है, फिर एल्फ औरत साशा बाकी मेंबर्स के बारे में बताती है। ड्रैगो, ड्रैगन्यूट, डेमन डियाब्लो, ओनी अबेरो, डार्क एल्फ, ड्वार्फ नैनो और सेंटोर संतोर। गरु कहता है कि बस एक इंसान चाहिए था पार्टी पूरा करने के लिए। फिर सियन कहती है कि उन्होंने ये पार्टी इसलिए बनाई है ताकि रेसिज्म खत्म हो और सबको बराबर सम्मान मिले। लाइट को यह सब बहुत अच्छा तो लगता है, लेकिन यकीन नहीं होता। फिर भी इतनी शानदार लग रही पार्टी को वो ठुकरा नहीं पाता और खुशी खुशी ज्वाइन कर लेता है। जल्दी ही उनकी एडवेंचर्स शुरू हो जाती हैं। लेकिन लाइट टीम का सबसे कमजोर कड़ी है। मॉन्स्टर से उसे बार बार ड्रैगो और साशा को बचाना पड़ता है।
वो उसे चेतावनी देते हैं कि एक भी हिट लगा तो वो मर जाएगा। लाइट माफी मांगता है। साशा उसकी चोट चेक करती है और कहती है कि हमेशा उनके पीछे रहना। बाकी पार्टी वाले साशा का मजाक उड़ाते हैं कि वो लाइट पर लकी हो गई है, उसकी बहुत फिक्र करती है। साशा शर्माकर लाल हो जाती है और कहती है कि वो उसे सिर्फ पार्टी मेंबर की तरह देखती है। लाइट को खुद से बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो सिर्फ बैग ढोने के सिवा कुछ कर ही नहीं पाता। लेकिन ड्रैगो कहता है कि तू बहुत स्वादिष्ट चाय बनाता है, मेरे लिए तो बस इतना काफी है। लाइट बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी टीम के साथ डंगोनन के अंदरूनी हिस्सों में चला जाता है। जल्द ही वो एक ओपन स्पेस में पहुंचते हैं जहां सिर्फ एक एंट्री और एक एग्जिट है। पार्टी मेंबर्स एक दूसरे को देखते हैं और फैसला करते हैं कि यह जगह उनके प्लान के लिए परफेक्ट है। लाइट को प्लान की भनक तक नहीं है। वो सबके लिए चाय बनाने की तैयारी करने लगता है। तभी ड्रैगो उसके पास आता है और कहता है, तुम पार्टी से निकाल दिए गए हो। लाइट ये सुनकर सदमे में आ जाता है। वो पूछता है कि मैंने क्या किया। गरु कहता है, तू कुछ करता ही नहीं है, इसलिए निकाला जा रहा है। सब उसे बेकार, बेवकूफ और इंसान होने की वजह से नीच बताते हैं। साशा भी अब घृणा से मुंह बनाती है। लाइट सोचता है कि ये कोई प्रैंक होगा, लेकिन वो कहते हैं कि इतना फालतू इंसान के लिए किसी के पास इतना टाइम नहीं। वो पूछता है, फिर इतने दिन अच्छे क्यों बने फिरे थे। वो कहते हैं, बस एक्टिंग थी। ड्रैगो बताता है कि उनके ऊपर वाले लोगों ने उसका अनलिमिटेड गांचा गिफ्ट नोटिस किया था और सोचा था कि शायद ये माएस्त्रो निकले, इसलिए कॉनकॉर्ड ऑफ ट्राइब्स को उस पर नजर रखने का ऑर्डर मिला था। लेकिन जब पता चला कि उसका गिफ्ट बेकार है, माएस्त्रो नहीं है, तो डिस्पोज करने का सिग्नल आ गया। साशा सबसे ज्यादा राहत में है कि अब इसको ढोना नहीं पड़ेगा, वरना अगर माएस्त्रो होता तो उसे उससे शादी भी करनी पड़ती। सिर्फ सोचकर ही उसे घिन आ रही है। लाइट को माएस्त्रो का मतलब भी समझ नहीं आता। ड्रैगो कहता है कि अब काफी कुछ बता दिया, अब इसे खत्म करो वरना कोई और एडवेंचरर आ जाएगा। गरु तुरंत वुल्वरिन स्टाइल में मेटल क्लॉज निकालता है और लाइट के चेहरे पर वार करता है। अब लाइट को सच में समझ आता है कि वो बहुत गहरे गंध में फंस गया है। वो डेस्परेशन में जितनी तेज दौड़ सकता है दौड़ता है। रेसिस्ट गंदे हंसते हैं कि भागने नहीं देंगे। साशा एक तीर उसकी टांग में मार देती है। लाइट चीखते हुए गिर पड़ता है। रेसिस्ट एल्फ कहते हैं, इंसान की चीखें हमारे कानों के लिए संगीत हैं। गरु और चोट पहुंचाना चाहता है, लेकिन ड्रैगो रोकता है। मॉन्स्टर अटैक जैसा दिखना चाहिए। गरु मान जाता है और उसे खत्म करने की तैयारी करता है। लाइट जमीन पर रेंगते हुए जान बचाने की कोशिश करता है। अचानक उसके नीचे जमीन चमकने लगती है। वो समझता है कि यह टेलीपोर्टेशन सर्कल है। ड्रैगो भी देख लेता है और गरु को जल्दी करने को कहता है, लेकिन इससे पहले कि गरु पहुंचे सर्कल एक्टिवेट हो जाता है और लाइट गायब हो जाता है। लेकिन हालात ज्यादा बेहतर नहीं होते। टेलीपोर्टेशन ट्रैप उसे डंगोन के किसी रैंडम हिस्से में ले जाता है। वो जानता है कि जैसे ही कोई मॉन्स्टर उसे मिलेगा वो मर जाएगा। वो अपनी फैमिली को याद करता है, सोचता है कि आखिर उसने ऐसा क्या किया कि सबने उसे धोखा दिया। वो समझता है कि उनकी सारी अच्छाई बस एक्टिंग थी ताकि वो पूरा भरोसा कर ले और आखिरी में असली चेहरा दिखा सकें। गुस्सा उसके अंदर उबाल मारने लगता है। वो गुस्से को सर्वाइवल का कारण बनाता है। उठ खड़ा होता है और कसम खाता है कि उन गंदों से बदला लेगा। अपने हाथों से उन्हें चीर चीर कर रख देगा। लेकिन इससे पहले कि वो और गालियां निकाले, पीछे से एक भारी दहाड़ सुनाई देती है। मुड़कर देखता है तो लेवल 1000 का मॉन्स्टर उसे घूर रहा है। वो डर से कांप जाता है। उसे समझ आता है कि वो डंगोनन के सबसे निचले फ्लोर पर पहुंच गया है। अब तो उसकी पार्टी से बचने की उम्मीद ज्यादा थी। वो सोचता है कि इस मॉन्स्टर से कैसे लड़ेगा। तभी उसकी नजर अपने गिफ्ट अनलिमिटेड गाचा पर जाती है। वो सोचता है, चलो आखिरी कोशिश। वो बार बार गाचा बटन दबाता है। अचानक उसका साधारण गिफ्ट कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्म हो जाता है जो उसकी सोच से भी परे है। उसके नीचे एक विशाल मैजिक सर्कल बनता है। गाचा डिवाइस पावर अप होने लगता है। लाइट कुछ समझ नहीं पाता। ठीक उसी वक्त मॉन्स्टर उस पर झपटता है, लेकिन गाचा रोल पूरा हो चुका होता है। एक लेवल 9 to 99 की मेड सर्वेंट प्रकट होती है और एक ही पल में मॉन्स्टर को नेस्त नाबूद कर देती है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि लाइट पलक झपकने से पहले खत्म हो जाता है। फिर वो ओनरा से भरी मेड उसके पास आती है, घुटनों पर बैठती है और उसकी सारी चोटें तुरंत ठीक कर देती है।
कहती है, आपकी इतनी स्मूथ स्किन को इंजर्ड देखकर दिल नहीं मान रहा था, बिना इजाजत ही ठीक कर दिया। लाइट यकीन नहीं कर पाता कि वो बिल्कुल ठीक है। मेड उसका नाम पूछती है। वो बताता है लाइट। नाम सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है। मेड्स कोड ऑफ ऑनर के नाम पर कसम खाती है कि वो मौत तक उसकी सेवा करेगी। लाइट कहता है, ठीक है, लेकिन पहले अपना नाम तो बता दो। वो खुद को मेई द एवर सीकिंग मेड बताती है। कहती है कि वो उसके अनलिमिटेड गाचा के सुपर अल्ट्रा रेयर कार्ड से आई है। लाइट मानने को तैयार नहीं कि उसका बेकार गिफ्ट इतनी ओपी चीज दे सकता है। मेई उसकी परमिशन मांगती है कि उसके गिफ्ट को अप्रेजल स्किल से देख ले। लाइट तुरंत इजाजत देता है। मेई शेयरिंग से देखती है कि उसके गिफ्ट पर बहुत मजबूत कंसीलमेंट है, उससे नीचे लेवल वाले तो देख भी नहीं सकते। वो बताती है कि उसका अल्टीमेट गांचा जितना वो सोचता है उससे कहीं ज्यादा कमाल का है। कार्ड्स की रेयरिटी उस जगह की माना डेंसिटी पर डिपेंड करती है। सरफेस पर माना बहुत कम है, लेकिन डंगोनन की गहराई में हवा माना से भरी है। इसी वजह से वो निकल पाई। वो लाइट की हिम्मत की तारीफ करती है कि अकेला डंगोनन की गहराई में आ गया और गिफ्ट का पूरा पोटेंशियल अनलॉक कर दिया। लाइट रोते हुए कहता है कि वो तो लूजर है, अकेले तो डंगोनन के पास भी नहीं पहुंच पाया था। वो अपनी पार्टी के धोखे की बात बताता है। रोता है कि कैसे उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने की बातें की, बस उसे फंसाने के लिए। वो कसम खाता है कि उन सबको सजा देगा। मेई उसे अचानक गले लगा लेती है। कहती है, मैं समझ नहीं सकती कि तुमने क्या सहा है, लेकिन जो चाहोगे वो करूंगी। उन हरामियों को तबाह करना मेरे लिए मुश्किल नहीं। लेकिन लाइट कहता है, नहीं, तुम नहीं कर सकती। ये दया नहीं है। मैं खुद अपने हाथों से बदला लेना चाहता हूं। अभी नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत कमजोर हूं, लेकिन मैं कसम खाता हूं उन सबको पहले इतना दर्द दूंगा कि वो तड़प तड़प कर मरें, फिर खुद मारूंगा। मेई फिर घुटनों पर बैठती है और कहती है, अगर बदला लेने के लिए मजबूत बनना है तो मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। मुझे तुम में पोटेंशियल दिखता है। लाइट बस शुक्रिया कह पाता है। लेकिन वो सिर्फ एक ओपी मेड से संतुष्ट नहीं। वो डंगोनन के हाई माना एनवायरनमेंट का और फायदा उठाना चाहता है। वो फिर अनलिमिटेड गाचा चलाता है और ढेर सारी हाई क्लास मेड्स समन कर लेता है। वो एक किंगडम बनाता है जो उसके बड़े बदले की बेस बनेगा। 3 साल बीत जाते हैं उस खौफनाक दिन से। अब लाइट सैकड़ों मेड्स का राजा है। एक शानदार पैलेस में रहता है जो उसने खुद बनवाया है। मेई हमेशा उसके साथ है, जैसा उसने वादा किया था। सारी मेड्स उसके दीवानी हैं। वो उसे देखकर खुशी से चिल्लाती है, बस एक नजर मिल जाए तो जैसे जन्नत मिल गई। मेई उन्हें टोकती है कि थोड़ा संयम रखो। वो पैलेस से निकलता है और लोकल मार्केट की तरफ जाता है। सब उसे पहचानते हैं। एक वेंडर उसे नाश्ते के लिए बुलाता है, दूसरे स्नैक्स की शॉर्टेज की शिकायत करते हैं। लाइट वादा करता है कि जल्दी ठीक करवाएगा। मेई कहती है, इतने छोटे मोटे कामों की टेंशन मत लो, मैं अभी लॉजिस्टिक्स ठीक करवा देती हूं। लाइट सोचता है कि अब पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है कि एक नया सिस्टम बनाना पड़ेगा। वो मेई से पूछता है, बाकी मेरी लेजेंडरी समन्स कहां हैं? मेई बताती है, यूकी बीस्ट टेमर डंगोनन के आसपास के इलाके की मैपिंग कर रही है, जंगल स्काउट कर रही है कि कोई खतरा तो नहीं। लाइट सोचता है कि जंगल में मॉन्स्टर्स भरे पड़े हैं, लेकिन यूकी जैसी जीनियस बीस्ट टेमर के सामने वो सब कुछ नहीं। मेई आगे बताती है कि एली द मैज तुम्हारे ग्रैंड प्लान के मुताबिक स्पेशल मैजिक लाइन पर काम कर रही है। लाइट सोचता है कि इतने कॉम्प्लेक्स स्पेल्स हैं, पता नहीं वो हैंडल कर पाएगी। फिर पूछता है, नास वैम्पायर नाइट? मेई हंसते हुए कहती है, उसे पैलेस ग्राउंड्स की पेट्रोलिंग दी है ताकि वो अपनी खाली दिमाग से कोई नई मुसीबत न खड़ी कर ले। लाइट कहता है, कोई बात नहीं, वो रहती है तो माहौल में मजा आता है। जल्द ही वो पैलेस वापस लौटते हैं, जहां जैक उसके चारों में से आखिरी वाला लेजेंडरी समन्स से लाइट पूछता है कि क्या वो ट्रेनिंग के लिए तैयार है। मैं थोड़ा चिढ़कर जैक से कहती है कि उसे लाइट को मास्टर कहकर बुलाना चाहिए, प्रॉपर प्रोनाउंस यूज करो। लेकिन जैक तो पूरा सिग्मा है। वो इन सब फेमिनिस्ट गाली में यकीन नहीं रखता, तो वो पूरी तरह इग्नोर कर देता है। लाइट मे को कहता है कि कोई बात नहीं। वो जैक को बड़ा भाई मानता है और कहता है कि वो अब जैक के साथ ट्रेनिंग सेशन के लिए जा रहा है। ट्रेनिंग ग्राउंड में दोनों स्पार करने की तैयारी करते हैं। अचानक स्पीड के साथ लाइट अपने समन की तरफ दौड़ता है और सीधे उसकी वॉशबोर्ड एब्स में मुक्का मारकर
उसे पीछे धकेल देता है। जैक लाइट की ताकत से खुश हो जाता है, कहता है कि कोई नॉर्मल एडवेंचरर होता तो इस मुक्के से मर जाता, लेकिन वो तो टैंक की तरह बना है, क्रेजी अमाउंट का डैमेज झेल सकता है। फिर दोनों बीच में मिलते हैं, मुक्के टकराते हैं, फिर पीछे हटते हैं। लाइट बैराज ऑफ स्ट्राइक्स मारता है, जैक सब डॉज कर लेता है। इधर नाज अभी भी कॉरिडोर में पेट्रोलिंग कर रही है, अपनी खाली छोटी सी सिर हिलाते हुए। कुछ दूसरी मेड्स उससे मिलती हैं और मीठी मीठी बातें करने लगती हैं कि नाज होने से सब सुरक्षित महसूस करते हैं, कोई खतरा नहीं रहता। नाज खुशी से फूल जाती है। मेड्स यही चाहती थीं। वो प्रैंक करने का प्लान बनाती हैं और कहती हैं कि लाइट के बेड चैम्बर चेक कर ले, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। नाज को ये आइडिया जबरदस्त लगता है और वो बेडरूम की तरफ भागती है। दरवाजा खोलने की कोशिश करती है तो अंदर से मे निकलती है। नाज पूछती है कि मे लाइट के बेडरूम में क्या कर रही थी, वो तो अभी ट्रेनिंग में होना चाहिए। मे झट से शर्मा जाती है, कहती है कि वो कमरा साफ कर रही थी जब वो बाहर था। नाज कहती है कि उसे चेक करना है, कोई खतरा तो नहीं। मैं कुछ कह पाती, उससे पहले ही नाज अंदर घुस जाती है और बिस्तर को देखकर बेवकूफी से बोलती है कि लगता है किसी ने बिस्तर पर लेटकर तकिए सूंघे हैं, लुढ़की है इधर उधर। क्या तुमने जानबूझकर ऐसा किया? मैं अपनी बेवकूफी का फायदा उठाती है और कॉन्फिडेंटली कहती है कि ये उसका स्पेशल बेड मेकिंग स्टाइल है। नाज इंप्रेस हो जाती है और पूछती है कि क्या वो भी सीख सकती है, लेकिन मैं मना कर देती है। कहती है कि यह स्पेशल ट्रेड सीक्रेट है, अभी नहीं बता सकती। फिर नाज को याद आता है कि मेड्स ने मे को मैसेज भी देने को कहा था। वो एक पर्चमेंट निकालकर मे को देती है। मे देखती है कि बाकी मेड्स उसके खिलाफ बगावत कर रही हैं, क्योंकि वो लाइट के बेडरूम पर कब्जा जमाए बैठी है, कभी उन्हें क्लीन करने नहीं देती। मे नाज से कहती है कि टेंशन मत ले, मैं खुद संभाल लूंगी, और नाज को चुप रहने के लिए कुछ स्पेयर चेंज थमा देती है। नाज खुशी खुशी लेती है और निकल लेती है। सीधे मार्केट पहुंचकर वो देखती है कि कितना खाना ले सकती है। आखिर में फ्लफी पैनकेक्स और फ्रेश मिल्क लेने का फैसला करती है। खुश खुश किले की तरफ लौटती है तो बालकनी पर युक्की बैठी दिखती है। पूछती है कि फॉरेस्ट का काम खत्म हुआ क्या, मेरी बकवास से तंग आ गई क्या? युकी बताती है कि मैं के लिए मैप बना लिया है, अब डिलीवर करने आई हूं। नाज उसे बधाई देती है और फिर पेट्रोल ड्यूटी पर लौट जाती है। फिर थ्रोन रूम में घुसती है। वहां कोई नहीं होता तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। फिर थ्रोन पर चढ़कर उसे छेड़छाड़ करती है। अचानक एंजेल स्टैचू का एक पंख टूट जाता है। मे से डरकर वो जल्दी जल्दी उसे वापस जोड़ती है और जान बचाकर भाग जाती है। ट्रेनिंग ग्राउंड में लाइट और जैक की लड़ाई जारी रहती है। जैक कहता है, आज के लिए बस करो, अब बाथरूम चलते हैं। विशाल बाथटब में बैठकर जैक लाइट की तारीफ करता है कि वो इतनी जल्दी सब स्किल्स सीख गया। कहता है कि अब डंगो अनन की ज्यादातर क्रिएचर्स उसके लिए बच्चों का खेल हैं। सरफेस पर भी बहुत कम लोग उसे चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन चेतावनी भी देता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पहली मौके पर उसे खत्म करना चाहेंगे। लाइट सीरियस हो जाता है। 3 साल पहले वाली बेवफाई याद आती है। कहता है कि बदला लेकर ही दम लूंगा। इधर मैं अपने चैम्बर में चारों परेशान करने वाली मेड्स को बुलाती है और पूछती है कि क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों की। उनका लेटर पढ़कर सुनाती है। सामने मे को देखकर चारों चुप हो जाती हैं। माफी मांगती हैं कि बस सपोर्ट दिखाने का तरीका था, तुम ओवरवर्क्ड हो। मे कहती है, मेरी फिक्र मत करो, अपना काम देखो। लाइट के चैम्बर क्लीन करने की रिक्वेस्ट ठुकरा देती है और सजा के तौर पर थ्रोन रूम तक जाने वाले हॉलवे को हाथ से साफ करने का ऑर्डर देती है। मेड्स हैरान हो जाती हैं कि हॉलवे बहुत लंबा है, लेकिन मे कहती है कि व्यस्त रहोगी, तब तक मैं लाइट के साथ मिशन पर बाहर रहूंगी। बाहर नाज एक दुकान की खिड़की से चिपकी एक गॉन्टलेट देख रही है। खरीदना चाहती है पर पैसे नहीं हैं। तभी एली से टकरा जाती है। एली पूछती है, क्या देख रही है? नाज गॉन्टलेट दिखाती है और पूछती है, तू इतनी जल्दी वापस कैसे? नई कंस्ट्रक्शन देखना था ना? एली कहती है, सब स्मूथ चल रहा है तो ब्रेक मार लिया। फिर दोनों लाइट को लेकर बहस करने लगती हैं कि कौन ज्यादा क्लोज है, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एली कहती है, वो रिवेंज प्लान में डायरेक्ट इन्वॉल्व है, तुझसे अलग। हाल ही में लाइट के साथ चाय पीकर प्रोग्रेस डिस्कस किया था, अगली बार प्राइवेट डिनर प्लान करूंगी। नाज कहती है, मुझे भी मास्टर के साथ चाय पीनी है। फिर कहती है कि वो क्लोज क्वार्टर्स कॉम्बैट में एक्सपर्ट है, जरूरत पड़े तो बुला लेना। एली मुस्कुराकर कहती है, जरूर यूज करूंगी।
नाज फिर अपनी बेवकूफ ड्यूटी पर लौट जाती है। किले में चारों मेड्स मे के खिलाफ प्लॉट कर रही हैं। कहती हैं कि मे तो जर्मनी वाले गुस्सैल मूंछ वाले आदमी से भी बदतर है। सोचती हैं कि क्या लाइट से जाके चुगली करें, लेकिन मे का गुस्सा याद आते ही डर जाती हैं। एक कहती है कि लाइट मे को इतना चाहता है क्योंकि वो उसकी पहली समन थी। पर्पल हेयर वाली कहती है कि उसके बाद 2 महीने बाद युकी को समन किया, मतलब 2 पूरे महीने सिर्फ मे और लाइट डंगोनन में अकेले थे। सब जलन से पागल होकर फर्श पर लौटने लगती हैं, अजीब हरकतें करने लगती हैं, फिर टेबल पर बैठकर वुडू मैजिक करने लगती हैं, मर जा चैंट करती हैं ताकि मे रास्ते से हट जाए। बदकिस्मती से मे सब सुन लेती है और उनके कमरे में घुसकर उन्हें घेर लेती है। चारों तुरंत माफी मांगने लगती हैं कि बस थोड़ी जलन थी, कुछ मतलब नहीं था। मे कहती है कि इन सब फैंटेसी बंद करो। जब मैं समन हुई थी और युक्की के आने तक के 2 महीने में लाइट हर तरह का मैजिक सीख रहा था, हर मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रहा था। इतना टाइम कहां था कुछ और करने का। मेड्स को थोड़ी राहत मिलती है। मे कहती है कि मैं सोच कर आई थी कि शायद मैं तुम लोगों पर बहुत सख्त थी, लेकिन अब लगता है उतनी सख्त भी नहीं थी। तो अब थ्रोन रूम भी साफ कर दो। वुडू मैजिक प्रैक्टिस करने का टाइम था, तो मेड्स के पास चॉइस नहीं, पूरा थ्रोन रूम साफ करती हैं। इस बार मुंह बंद रखती हैं, लेकिन थ्रोन डस्ट करते वक्त ग्रीन हेयर वाली नाज द्वारा तोड़े गए एंजल विंग का टुकड़ा गिरा देती है। सब डर जाती हैं कि मे अब क्या करेगी। अगली सुबह लाइट डंगोनेन में जाता है तो नाज, एली और युकी पहले से इंतजार कर रही होती हैं। गुड मॉर्निंग बोलता है। नाज और एली फिर बहस शुरू। अचानक छाया से एक मॉन्स्टर निकलता है। लाइट देखते ही फ्रीज हो जाता है। हेलहाउंड है। वो अब कहीं ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन उस दिन का ट्रॉमा अभी भी है। खून सूख जाता है, लेकिन उसकी पार्टी को कोई डर नहीं। सब गुस्से से भर जाती है कि हेलहाउंड ने लाइट को परेशान किया। नाज उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटने को तैयार। एली परमिशन मांगती है कि पूरी हेलहाउंड स्पीशीज को दुनिया से मिटा दूं। युकी सोचती है कि कहीं हेल ढूंढकर इसको सबसे गहरे गड्ढे में धकेल दूं। उनकी ऑनरा से मॉन्स्टर कांपने लगता है। समझ जाता है कि वो कितना आउटमैच्ड है। लाइट अपनी पार्टी को शांत करता है, कंट्रोल वापस पाता है और धीरे धीरे मॉन्स्टर के पास जाता है। उसे थपकी देता है। जानता है कि मजाक में भी अगर ऑर्डर देगा तो उसकी लेजेंडरी समन्स सच में पूरी रेस को मिटा देंगी। फिर मुड़कर कहता है कि अब सरफेस की तरफ चलते हैं। आज से रिवेंज प्लान शुरू हो रहा है। सरफेस पर बीस्ट फोक उस फर्री के आगे झुक रहे हैं जो उस पार्टी का हिस्सा था जिसने लाइट को धोखा दिया और मरने के लिए छोड़ दिया था। अब वो लोकल सेलिब्रिटी बन चुका है। लोग अपनी बहनों से सेटअप करने की गिड़गिड़ाहट कर रहे हैं। वो अपने क्रोनीज के साथ बॉस बनकर चल रहा है। रास्ते में एक इंसानी बच्चा कचरे में कुछ खाने लायक ढूंढ रहा है। फर्री पूरा रेसिस्ट है, बिना वजह बच्चे को फेंक देता है और कहता है कि अगर जान प्यारी है तो यहां से भाग जा और दोबारा मत दिखना। बाकी बीस्ट फोक बेवकूफों की तरह तालियां बजाते हैं, लेकिन टैवर्न में घुसते ही शोर थम जाता है। वो बेस्ट सीट चुनता है और क्रोनीज से कहता है, जितना मन करे ऑर्डर कर लो, मेरे पास अब ढेर सारे पैसे हैं। IRS के छापे से पहले खर्च कर दूंगा। बाहर इंसान भूखे मर रहे हैं। ये फर्रीज मांस के स्केवर्स से भरी ट्रे मंगवा लेते हैं। सब उसकी तारीफ करते हैं कि गटर से निकलकर बीस्ट फोक का लीडर बन गया। वो खुलकर कहता है कि मुझ जैसा बनना आसान नहीं, मैंने परसुएशन का कला सीख लिया है। बीस्ट फोक तो इंस्टिंक्ट से फॉलोअर होते हैं, बस उनका सही से एक्सप्लॉइट करो तो राजा की तरह जिंदगी जी सकते हो। सबसे जरूरी है जॉब्स को सॉर्ट करना कि कौन सी प्रॉफिटेबल हैं और कौन सी में मेहनत ज्यादा, पैसा कम। एक बेवकूफ फर्री पूछता है कि 3 साल पहले जो कॉनकॉर्ड ऑफ 12 पार्टी वाला जॉब किया था वो प्रॉफिटेबल था। दूसरा डांटता है, सवाल मत पूछ। वुल्फ बीस्ट कहता है कि फेडरेशन ने सेक्रेसी की कसम दिलाई थी, इसलिए उस जॉब के बारे में कुछ नहीं बता सकता। याद करता है कि वो उसका अब तक का सबसे आसान और सबसे ज्यादा पे वाला जॉब था। बस एक बेकार इंसानी बच्चे को मारना था और अब वो अमीर और फेमस है। हाँ, ये बात परेशान करती है कि वो पोर्टल कहां ले गया था, पता नहीं चला, लेकिन उसे लगता है कि लाइट के जिंदा बचने की एक भी चांस नहीं थी। वो सोचता है कि वो मास्ट्रो आखिर था क्या जिसके लिए फेडरेशन इतना पागल था। सोचते ही रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। लगता है गहरे में जाने में खतरा है। तभी एक खूबसूरत लड़की आकर बीच में टोकती है। वो मे होती है। पूछती है, क्या बात कर सकते हैं?
पूछती है, क्या तुम गो हो, बीस्ट फोक का लीडर? वो ग्लास से घूंट लेकर सिर हिलाता है। मे झूठ बोलती है कि वो मास्टर लाइट की मेट थी जो नोबल फैमिली से था। ग्रो हैरान हो जाता है कि लाइट नोबल था। सोचता है कि काश उसे जिंदा रख लिया होता, ज्यादा प्रॉफिट होता। मे झूठ जारी रखती है कि 3 साल से लाइट को ढूंढ रही हूं। सारी जानकारी इसी कंट्री में ले आई जहां उसे आखिरी बार नई पार्टी के साथ देखा गया था। ग्रो कहता है कि वो उसी पार्टी में था और लाइट सच में उनके साथ था। मे की आंखें भर आती हैं। झूठ बोलती है कि सुना था लाइट डंगोनन में मर गया, कभी नहीं दिखा। ग्रो सिर हिलाता है, हाँ सच है, लाइट का अनफॉर्चुनेट एंड हो गया। मे पूछती है, क्या मुझे उस जगह ले चलोगे जहां वो आखिरी बार जिंदा था? थोड़ा सुकून मिलेगा। ग्रो रूखे लहजे में पूछता है, मुझे क्या मिलेगा? मे हैरान करने वाली बात करती है, एक बैग में 3 सॉलिड गोल्ड बार्स रख देती है। क्रोनीज हैरान, बोल नहीं पाते। ग्रो कंट्रोल करता है, सोचता है कि ये ट्रैप तो नहीं या सच में बस एस्कॉर्ट चाहिए। मान जाता है क्योंकि एक अकेली इंसानी लड़की उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। ग्रो अपने सारे क्रोनीज के साथ मे को डंगोन ले जाता है। कई घंटे चलने के बाद पूछता है, ठीक है क्या? मे थकी हुई मुस्कुराती है कि हां, चल सकती हूं। ग्रो सोचता है कि कमाल के जॉब्स मेरे पास आते रहते हैं, सारा गोल्ड लूंगा और लाइट की कब्र पर इसे राविश करूंगा। आखिर वो गुफा में पहुंचते हैं जहां लाइट को मरा समझकर छोड़ दिया गया था। ग्रो कहता है यहीं लाइट का एक्सीडेंट हुआ। झूठ बोलता है कि मॉन्स्टर्स ने अचानक अटैक कर दिया। लाइट को भागने का मौका नहीं मिला, कट गया, फिर टेलीपोर्ट ट्रैप में फंस गया और फिर कभी नहीं दिखा। फिर माए घुटनों पर गिर पड़ती है रोते हुए। घर सोचता है कि ये इंसान कितने निकम्मे हैं जो खतरे में भी नहीं भांप पाते। उसके गुंडे अपनी पोजीशन लेने लगते हैं, इकलौते निकास को ब्लॉक कर देते हैं। घर बेशर्मी से झूठ बोलता रहता है कि उसने लाइट को बचाने की कोशिश की लेकिन नहीं बचा पाया। ठीक जब वो हमला करने वाला था, माए की आवाज अचानक बदल जाती है। वो कहती है, जमीन पर सबसे नीच प्राणी वही हैं जो किसी मासूम दिल इंसान जैसे लाइट को धोखा दे सकते हैं। उसे गंदी जेल में ले जाकर फिर पीठ में छुरा घोंप दें। वो चारों तरफ देखती है, मन ही मन सोचती है, अगर वो थोड़ा पहले लाइट की सेवा में आ जाती तो शायद उसे कभी लात न मारते, पैर में तीर न मारते, मार मार कर उसकी जान पर बन न आती। घर को तुरंत खतरा महसूस होता है। वो पीछे छलांग लगाता है। ये औरत ये सब कैसे जानती है भाई? उसके गुंडे कंफ्यूज हैं, उन्हें पूरी बात का पता ही नहीं। लेकिन घर को पता है ये बात सिर्फ उसके पारो पार्टी मेंबर्स और कुछ टॉप एलिट्स ही जान सकते हैं। वो गुस्से से चिल्लाता है, तू किसके लिए काम करती है? दुश्मन कबीले ने जासूस भेजा है क्या? माए ठहाका लगाकर कहती है, मैं सिर्फ लाइट के लिए काम करती हूं और अब तुझे मेरे गुस्से का सामना करना पड़ेगा। उसके शरीर से निकलती एनर्जी इतनी भयानक है कि घर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खुद को याद दिलाता है ये तो बस एक निकम्मी इंसान औरत है, इस्तेमाल करके फेंक देने वाली चीज। फिर भी उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। उसकी इंस्टिंक्ट चीख रही है, अगर इस औरत से पंगा लिया तो मर जाएगा। तभी अंधेरे कोने से लाइट की आवाज आती है, माए शांत हो जा, घर से मैं खुद निपट लूंगा। घर उस आवाज पर यकीन नहीं कर पाता। फिर लाइट सामने आता है, ऐसे ग्रीट करता है जैसे सालों बाद दोस्त मिला हो। घर भाई, 3 साल पहले जो तूने किया था उसका हिसाब चुकाने आया हूं। घर हंस पड़ता है, कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। हाँ, कभी सोचा नहीं था तुझे दोबारा देखूंगा। लेवल 15 का कचरा इंसान लेवल 150 का रेड बॉस मेरे सामने क्या कर लेगा? तेरे बचने का राज नहीं पता, लेकिन अब मैं खुद तेरी लाश को सबूत के तौर पर ले जाऊंगा। लाइट आह भरता है, तुझे मेरी ये छोटी सी मेड कितनी ताकतवर है ये भी नहीं जानना। घर कहता है, पता नहीं कितनी ताकत है तेरी नौकरानी में, लेकिन इंसान कभी बीस्ट फॉक से तुलना नहीं कर सकते। मेरे सारे आदमी लेवल 130 से ऊपर हैं, तुम दोनों को रौंद कर निकल जाएंगे। बस इतना कहते ही वो ऑर्डर देता है, अटैक। 2 गुंडे लाइट की तरफ झपटते हैं, उसकी जान लेने को तैयार। पलक झपकते ही माए उनके सामने आ खड़ी होती है। दोनों के सिर धड़ से अलग होकर एक जगह गिरते हैं, बेजान शरीर धराशायी। माए चेतावनी देती है, जो भी लाइट को धमकी देगा उसका सिर धड़ से अलग हो जाएगा। लाइट कहता है, माया पीछे हट, बस सभी एग्जिट ब्लॉक कर, मुझे भी मजा लेना है। घर के आदमी अब डर के मारे हिल नहीं पा रहे। घर उन्हें हिम्मत देता है, ये बस कोई सस्ता ट्रिक था, कुछ नहीं हुआ। लाइट पूछता है, अभी भी मानता है कि इंसान तुमसे कमजोर हैं? कभी सोचा कि शायद इंसान ही सबसे ताकतवर रेस है? घर हंसता है, अपना लेवल फ्लेक्स करता है। लाइट कहता है, लेवल सिर्फ 1 नंबर है, असली ताकत का इससे कोई लेना देना नहीं। घर को और गुस्सा आता है। वो अपने सारे गुंडों के साथ लाइट पर टूट पड़ता है,
लेकिन लाइट पानी की तरह शांत खड़ा रहता है। अचानक काउंटर अटैक में फट पड़ता है, हर एक को ब्लॉक करता है, मारता है, सबको सांस फूलने तक पटक देता है। लाइट घर के पास जाता है। अभी भी लगता है इंसान कमजोर है। गर अपमान सह नहीं पाता, दर्द के बावजूद उछलता है। कोई इंसान मुझसे मैच नहीं कर सकता। वो जेब से मैजिक क्रिस्टल निकालकर जमीन पर पटकता है। उसका फेमिलियर आता है। लेवल 5 सोड का वुल्फ मॉन्स्टर डॉट लाइट कहता है। बस इतना ही जोर बना पाया। घर सोचता है लाइट डर के मारे हक्का बक्का है। अब गिड़गिड़ा, अपनी जान मांग। लाइट शांत खड़ा रहता है। आजा, अटैक कर, मैं 1 इंच भी नहीं हिलूंगा। गर गुस्से से पागल हो जाता है। अपने बीस्ट को ऑर्डर देता है। पूरे शहर को मिटा देने वाला ब्लास्ट। धूल छोड़ती है। गर का मुंह खुला रह जाता है। लाइट वैसा का वैसा खड़ा है, बिना एक खरोंच के। लाइट मजाक उड़ाता है। इतना फैंसी नाम दिया हमले को, और बस धूल उड़ी। घर के आदमी अब पेशाब कर रहे हैं डर से। लाइट कहता है, अब मेरी बारी। वो एक कार्ड निकालता है, जैसे यूगी-ओ में लेवल 9000 का अल्ट्रा रेयर प्राइमल वुल्फ गॉड कार्ड रिलीज करता है। पीछे चमकता हुआ पारदर्शी वुल्फ गॉड प्रकट होता है। सब फुर्रीज हैरान। लाइट ऑर्डर देता है, घर के फेमिलियर को मार डालो। वुल्फ गॉड बस हल्की सांस छोड़ता है। उस सांस में घर का लेवल 500 वाला वुल्फ क्रिस्टलाइज होकर चूर चूर हो जाता है। घर सदमे में है। 1 सेकंड में मेरा लेवल 500 का मॉन्स्टर। लाइट कहता है, मैं खुद भी इसे मार सकता था अगर चाहता। फिर अपना असली लेवल रिवील करता है। मैक्स्ड आउट 999 घर कांपने लगता है। यह मुमकिन नहीं, इंसान मैक्स लेवल 100 पर रुक जाते हैं। लाइट बताता है, मैं एज रिंग पहनता हूं ताकि उम्र न बढ़े। मैं उस दिन को, उस धोखे को, उस सबसे गंदे कीचड़ को कभी नहीं भूलना चाहता। घर समझ जाता है, अब वो मरा हुआ है। हथियार फेंक देता है, गिड़गिड़ाता है, मुझे माफ कर दे। फेडरेशन ने मजबूर किया था। आज भी मैं सच बताने वाला था, लेकिन मेरे आदमियों ने यह सब प्लान किया। उसके गुंडे यकीन नहीं कर पाते। ये वही घर है जो सुबह तक इतना घमंडी था। वो सिर झुकाकर माफी मांगता है, कहता है, तेरा पर्सनल पेट बन जाऊंगा अगर चाहे। लाइट को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पूछता है, मास्ट्रो कौन है और सरकार उसे इतना क्यों ढूंढ रही है? घर ईमानदारी से कहता है, पता नहीं कौन है, बस इतना कहा गया कि शायद कोई इंसान है। लाइट पूछता है, फिर मुझे मारने का ऑर्डर क्यों? घर फिर झुक जाता है, सच में पता नहीं, बस ऑन ऑर्डर आया था। लाइट क्रॉनिश की तरफ मुड़ता है। सब अपनी जान बचाने को बोलने लगते हैं कि उन्हें पता है। माया अपनी स्पेशल आंख से झूठ देख लेती है, सबको काट डालती है, खून बिखर जाता है। लाइट के सामने झूठ बोला तो मेरे हाथों मरोगे। फिर घर से पूछती है, अगर मैं सरफेस पर जाकर पूरी जंग छेड़ दूं तो जीतने का चांस है? घर सच बोलता है, तू बहुत ताकतवर है, अकेला पूरा देश मिटा सकता है, लेकिन जब सारे राष्ट्र मिलकर अपने सारे हथियार लेकर आएंगे तब तुझे मुश्किल होगी। तू अकेला है, बस एक मेड के साथ। लाइट मुस्कुराता है, तुझे कुछ दिखाता हूं। टेलीपोर्टेशन मैजिक से सबको अपने थ्रोन रूम में ले जाता है। घर पागल होने की कगार पर पहुंच जाता है। लाइट की आर्मी देखकर सबसे कम लेवल 1500 का पॉन, 4 लेवल 999 की मेट्स और अनगिनत 6000 से 9000 लेवल वाले। घर बोल नहीं पाता, आंसू गिरता है, समझ जाता है लाइट पूरी प्लेनेट को पलक झपकते मिटा सकता है। यह तो भगवान बन चुका है। जंग छिड़ी तो क्या होगा? कुछ महीने बाद लाइट डंगों की गहराई से बाहर निकलता है। अपनी पार्टी के साथ पुराने गांव जाता है, परिवार को दिखाने कि अब वो इतना ताकतवर हो चुका है कि हमेशा उनकी देखभाल कर सकता है। लेकिन गांव पहुंचते ही उसकी आंखों में खुशी की जगह सदमा और डर भर जाता है। पूरे गांव का हाल देखकर वो दौड़ता है, जमीन पर गिर पड़ता है, बिल्कुल बेबस। माए और बाकी सब उसे सांत्वना देते हैं, वादा करते हैं, जिसने भी ये किया उससे बदला लेंगे। बस एक उम्मीद बची थी। गांव में खोजने पर परिवार की लाशें नहीं मिली। शायद बच गए हों, कहीं छिपे हों। कुछ हफ्ते बाद लाइट फिर उस बर्बाद गांव में जाता है। इस बार शांत दिमाग से देखना चाहता है, शायद कुछ क्लू मिले। इस बार उसके साथ आर्मर्ड नाइट गोल्ड और गे हेयर्ड असैसिन नेम। गांव देखकर फिर दिल बैठ जाता है, लेकिन वो कंट्रोल में रहता है। साथियों की मदद से मृतकों के लिए कब्रें बनवाता है, फूल चढ़ाता है। समझता है ये किसी दूसरी रेस के एडवेंचरर्स का काम है। तभी गोल्ड बड़बड़ाता है, जल्दी चलो यार, वरना आज खुले में सोना पड़ेगा। नेम गुस्सा हो जाता है, लाइट शौक में है, उसे टाइम दे। गोल्ड कहता है,
मैं लाइट के लिए आइस क्लैड माउंटेन्स की छोटी से लेकर नर्क की गहराई तक जाऊंगा। लेकिन उसे मातम में आरामदायक जगह भी चाहिए। नेम चुप हो जाता है। यह छोटी सी बहस से लाइट का मूड हल्का होता है। वो मुस्कुराता है। बस करो यार, मैं ठीक हूं। जल्दी कोई जगह ढूंढ लेंगे, लेकिन पहले और इंटेल जुटानी है। हमारी ताकत पूरी दुनिया को नेस्त नाबूद करने लायक है, फिर भी सावधानी से चलना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी। गोल्ड सहमत होता है। दुश्मन को उतना ही जानना चाहिए जितना खुद को, तभी जंग बिना गड़बड़ के जीती जाती है। लाइट कहता है, सभी नेशंस की ताकत पहले पता करनी है, और मेरे गांव पर हमला शायद इसलिए हुआ क्योंकि मुझे मास्ट्रो समझा गया। जिस सीक्रेट सोसाइटी ने मुझे मौत का फरमान सुनाया था, वो पूरे गांव को मार डाले। ये गुस्सा मुझे अंदर तक जला रहा है। पूरी दुनिया जला दूंगा, सिर्फ बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए। नेम उसकी औंदरा से सहम जाता है। गोल्ड उसे शांत करता है। शहर में गुस्सा कंट्रोल रखना, अभी नरसंहार नहीं करना। लाइट होश में आता है। एक बदसूरत एड्जी मास्क निकालता है। वे शहर डोगास की तरफ उड़ते हैं। रास्ते में मिम पूछता है, शहर में क्या प्लान है? लाइट बताता है, शुरुआत में लो प्रोफाइल रखना है। कॉनकॉर्ड ऑनफर 12 को शक नहीं होना चाहिए। एडवेंचरर्स गिल्ड में रजिस्टर होंगे। पार्टी रैंक जितनी ऊपर ले जा सकें उतनी ऊपर। जितनी ऊंची रैंक उतनी ज्यादा इंटेल मिलेगी। लोग मदद मांगेंगे या फेवर में आने की कोशिश करेंगे। गोल्ड कहता है, प्लान जबरदस्त है, लेकिन क्या हमें पैदल चलना चाहिए? उड़ते हुए बहुत अट्रैक्ट होंगे। लाइट सहमत होता है। वे जमीन पर उतरते हैं, पैदल चलने लगते हैं। जंगल में आगे से चीखें सुनाई देती हैं। कुछ ड्वार्फ्स एक आदमी और उसकी बेटी को घेर कर लूट रहे हैं। ड्वार्फ्स गोल्ड के चमकते आर्मर को देखते हैं, चिल्लाते हैं, बाहर आओ। लाइट अपने सर्वेंट्स को ऑर्डर देता है, इन छोटे छोटे मिडगेट्स को संभालो। नेम 2 मिनट में सबको नेस्तनाबूद कर देता है, सब बंधे हुए जंगल के बीच में। शुक्रिया के तौर पर वो आदमी उन्हें डोगास तक लिफ्ट ऑफर करता है। छोटी लड़की बहुत इंप्रेस है। इंसान ने ड्वार्फ को हराया? कभी सुना नहीं, आदमी कहता है। बहुत रेयर है ऐसे ताकतवर इंसान मिलना। लाइट से पूछता है, क्या आप कोई फेमस एडवेंचर पार्टी हो? लाइट सच बोलता है, अभी तक रजिस्टर भी नहीं हुए। आदमी हैरान, तो तुम सही जगह आए हो। डोगास शहर ड्वार्फ किंगडम की बॉर्डर पर है, ह्यूमन और एल्वन किंगडम से जुड़ा हुआ। यहां ढेर सारे डंगोनन, एडवेंचरर्स, झगड़े भी और ट्रेड भी खूब। इंसानों में बहुत पॉपुलर है। मनुष्यों के साथ अक्सर कई जगहों पर भेदभाव होता है, लेकिन वही खुद एक सराय चलाता है जहां हर नस्ल के लोगों को बराबर सम्मान मिलता है। लाइट और उसकी पार्टी शहर के प्रवेश द्वार पर गाड़ी से उतरते हैं और उस आदमी को धन्यवाद देते हैं जो उन्हें कहता है कि उसे कर्नल बुलाएं, और अगर रात गुजारने का मन हो तो उसकी सराय में आने का न्योता देता है। शहर के अंदर घुसते ही वे हलचल और चमक दमक में खो जाते हैं। हर कोने पर दुकानें जहां हथियार और कवच बिक रहे हैं, जबकि नन्हे मोटे ड्वार्फ्स वाले फोर्ज में तलवारें ढाल बनाते हुए सड़कों को रोशन कर रहे हैं। शहर की शान देखकर वे एडवेंचरर्स गिल्ड की तरफ बढ़ते हैं, जहां एक बड़ा हॉल है। लोग क्वेस्ट बोर्ड्स के इर्द गिर्द जमा हैं। लाइट को नजर आता है कि यहां भी ढेर सारे ह्यूमन एडवेंचरर्स हैं, लेकिन नफरत अभी भी बरकरार है। दूसरी रेसेस के एडवेंचरर्स के लिए रास्ता छोड़ते हुए ह्यूमंस पीछे हट जाते हैं। फिलहाल लाइट इसे अनदेखा करता है और सीधा रजिस्ट्रेशन डेस्क की तरफ जाता है, जहां उन्हें रैंक दी जाती है। नेम इससे गुस्से में आग बबूला हो जाती है। वो डेस्क वाली औरत से कहती है, अपनी एटीट्यूड ठीक कर ले, वरना कोई और ठीक कर देगा। वो रिसेप्शनिस्ट से कहती है, रैंक दोबारा चेक करो। लाइट बेहद ताकतवर है, कम से कम एस रैंक तो बनता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस कहती है, अपनी बदबूदार ह्यूमन वाली खुद को पीछे हटा और जो रैंक दी है वही स्वीकार कर। नेम कुछ कहने से पहले ही लाइट उसे रोक देता है। रिसेप्शनिस्ट से माफी मांगता है, रैंक ग्रेसफुली लेता है और बाहर निकल जाता है। बाहर आते ही नेम लाइट से माफी मांगने लगती है कि उसने सब बिगाड़ दिया, लेकिन लाइट उसे शांत होने को कहता है और पार्टी को कर्नल की सराय ले जाता है। कर्नल उन्हें दोबारा देखकर खुश होता है और पूछता है, क्या चाहिए? लाइट कहता है कि मेरी एक अजीब सी रिक्वेस्ट है। वो पूरे ऊपरी माले को 1 महीने के लिए किराए पर लेना चाहता है, जिसमें सिर्फ वो और उसकी पार्टी रहेंगी। स्टाफ के सदस्य भी नहीं जा पाएंगे। वो पहले से माफी मांगता है कि इससे परेशानी हो सकती है, लेकिन यह बहुत जरूरी है। वो एक थैला सोने के सिक्कों से भरा निकालता है, लेकिन कर्नल मना कर देता है। कहता है, जिसने मेरी जान बचाई उससे पैसे कैसे ले सकता हूं? लाइट जिद करता है। आखिरकार कर्नल मान जाता है। ऊपरी माले पर पहुंचते ही लाइट अलग अलग मैजिकल बैरियर्स लगाता है
ताकि कोई झांक ना सके। फिर मास्क और क्लोक उतार देता है। आराम करते हुए नेम फिर कहती है कि लाइट को पीछे रहना चाहिए था। वो और गोल्ड सारी जानकारी इकट्ठा कर लेते, क्योंकि लाइट कितना भी ताकतवर हो, प्रिकॉशंस कभी ज्यादा नहीं हो सकते। ये सुनकर लाइट का गुस्सा फट पड़ता है। वो उठ खड़ा होता है और पूछता है, क्या तू मेरा बदला रोकना चाहती है? क्या तू नहीं चाहती कि मैं उन लोगों को सजा दूं जिन्होंने मेरे गांव और परिवार को तबाह किया? उसी मौत और तबाही की औरा फिर लौट आती है। नेम डर से जमीन पर गिर पड़ती है, हाथ जोड़कर माफी मांगती है कि उसने कभी ऑफेंड करने की नियत नहीं की। लाइट आखिरकार शांत होता है और माफी मांगता है। वो जानता है नेम बस उसकी सेफ्टी चाहती है। अगली सुबह वे डंजन में जाने के लिए तैयार होते हैं। कपड़े बदलकर डंजन के मुख्य द्वार तक पहुंचते हैं, जहां लंबी लाइन लगी है। अचानक 3 हुडेड फिगर्स, एक ग्रुप ऑफ यंग ह्यूमन एडवेंचरर्स के आगे से लाइन काटते हैं। उनके कॉन्फिडेंस से साफ है कि वे किसी और रेस के हैं। बाकी ह्यूमंस डरकर चुप रहते हैं, लेकिन लाइट बोल पड़ता है, लाइन में सबके पीछे जाओ जैसे बाकी सब जा रहे हैं। एक हुडेड आदमी गुस्से और हैरानी से मुड़ता है। उसे यकीन नहीं कि कोई ह्यूमन उससे बात करने की हिम्मत कर सकता है। लाइट कहता है, अगर तू किसी नोबल फैमिली से है तो शायद सीन नहीं क्रिएट करना चाहेगा। लेकिन वो गुस्से में अपना हथियार निकालने लगता है, पर उसके साथी उसे रोक लेते हैं और वे लाइन से हट जाते हैं। जाते जाते वो लाइट से कहता है, ये खत्म नहीं हुआ। सारे ह्यूमंस लाइट की तारीफ करते हैं, कहते हैं उनके पास कभी इतनी हिम्मत नहीं होती कि दूसरी रेसेस से टकरा पाते। आगे वाले यंग एडवेंचरर्स पूछते हैं कि तुम लोग सप्लाईज क्यों नहीं लाए? ये डंजन बहुत बड़ा है, क्लियर करने में कई दिन लग सकते हैं, इसलिए एडवेंचरर्स रात को कैंप करने के लिए सामान लाते हैं। जल्द ही वे डंजन में दाखिल होते हैं, एक पूरी नई दुनिया अपने मॉन्स्टर्स और क्रीचर्स के साथ। जब लाइट को यकीन हो जाता है कि कोई देख नहीं रहा, वो कंसीलमेंट मैजिक इस्तेमाल करता है और फिर फ्लाइट मैजिक, ताकि वे उड़ते हुए डंजन पार कर सकें बिना किसी को पता चले। इधर जंगल के बीच में हुडेड आदमी अपना क्लोक उतारता है। वो अभी भी गुस्से में है कि एक छोटा सा ह्यूमन कैसे उसका अपमान कर सकता है। वो अपनी पीठ से विशाल तलवार निकालता है और चिल्लाता है, मेरा नाम काइडो है, सबसे कम उम्र का एल्फ जो एलीट व्हाइट नाइट्स में शामिल हुआ। मास्टर का खून मेरी रगों में दौड़ता है। वो गुस्से में सारे ऑर्क्स को मार डालता है, उनके सिरों में तलवार घोंपता हुआ। डार्क एल्फ यन उसे शांत होने को कहता है। काइडो अभी भी नाराज है। उसका लेवल 15900 पर कैप हो गया है, जबकि आम एल्फ का कैप 700 होता है। वो कहता है वो इस लेवल को तोड़कर रहेगा। तीसरी मंजिल पर लाइट और उसकी पार्टी पहले ही फ्लोर क्लियर कर चुकी है। वे सारे मैजिक जेम्स इकट्ठा करते हैं प्रूफ के तौर पर और वापस सतह पर लौटने का फैसला करते हैं। डंजन की खूबसूरती देखकर उन्हें एहसास होता है कि बिना उड़ने की क्षमता के एक फ्लोर से दूसरे तक जाना कितना वक्त लेता, लेकिन उनकी स्किल्स की वजह से वे एक दिन में कई फ्लोर क्लियर कर सकते हैं। वापस जाते हुए वे यंग एडवेंचरर्स को गॉब्लिन से लड़ते देखते हैं। लाइट रुक कर देखता है। वे अच्छी टीम वर्क से सब मार देते हैं। अचानक लाइट नीचे उतरता है और मेज गर्ल के पीछे से आ रहे बुश स्नेक को मार डालता है। वो उन्हें चेतावनी देता है, आगे वाले दुश्मन पर इतना फोकस मत करो कि चारों तरफ की खबर ही भूल जाओ। वे उसका शुक्रिया अदा करते हैं। तभी जंगल से भेड़ियों का झुंड निकलता है। बच्चे डर जाते हैं और भागना चाहते हैं, लेकिन भेड़ियां हमला नहीं करती बल्कि भाग जाती हैं। सवाल का जवाब मिलता है जब एक विशाल मेंटिस जंगल से निकलता है, तैयार सब कुछ तबाह करने को। सिर्फ लाइट खड़ा है मॉन्स्टर्स और उन यंग एडवेंचरर्स के बीच। यंग एडवेंचरर्स के मुंह में बाल पड़ जाते हैं। वे डर से कांपते हुए प्लान बनाने की कोशिश करते हैं। लीडर हिम्मत करके माया, पिंक हेयर्ड गर्ल, से कहता है, फायरबॉल स्पेल यूज करके मैंटिस को डिस्ट्रैक्ट करो। फिर लाइट से गिड़गिड़ाता है कि प्लीज मदद करो, साथ मिलकर ही बच सकते हैं। वो कहता है मॉन्स्टर को किसी तरह गिराना होगा ताकि भागने का मौका मिले। लाइट थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है, तुम लोग बीस्ट को हंट नहीं करना चाहते? लड़का हैरान होकर चिल्लाता है, हंट क्यों करेंगे? बीस्ट अभी हमें हंट कर रहा है। लाइट फिर पूछता है, तो अगर मैं मॉन्स्टर को मार दूं और लूट ले लूं तो ठीक है? लड़का सोचता है लाइट पागल हो गया है। कहता है ये प्लान बेवकूफी है, मॉन्स्टर बहुत ताकतवर है। भागकर गिल्ड को अलर्ट करना चाहिए और डंजन सील करवाना चाहिए।
लाइट बस मुस्कुराता है और कहता है, फिक्र मत करो, पीछे हट जाओ। वो गोल्ड और नेम की तरफ देखता है। दोनों अपनी हड्डियां अकड़ाने को बेताब हैं। नेम कहती है, ये अच्छा वार्म अप होगा। मेंटिस कम से कम लेवल 500 का तो होगा। वे तय करने वाले थे कि पहले कौन जाएगा, लेकिन गोल्ड चालाकी से आगे बढ़ जाता है और मॉन्स्टर पर टूट पड़ता है। मेंटिस अपनी साइथिस से वार करता है, गोल्ड सोर्ड से ब्लॉक करता है और हर स्ट्राइक को पैरी करता है। मॉन्स्टर गुस्से में जमीन पर साइथ्स मारता है। गोल्ड पीछे कूदकर बच जाता है। वो कहता है, मेरे अटैक्स का पूरा जोर लगा, फिर भी एक खरोंच नहीं। इसके साइड सच में बहुत मजबूत हैं। नेम उसका मजाक उड़ाती है कि तू कमजोर है, बहाने बना रहा है। लाइट बोलता है, अब मेरी बारी। वो फायर एरो कार्ड रिलीज करता है। मैजिक सर्कल बनता है और विशाल आग का धमाका मेंटिस की तरफ जाता है। हैरानी की बात, मॉन्स्टर उसे वापस डिफ्लेक्ट कर देता है। लाइट और पार्टी एक्सप्लोजन से बचने के लिए कूद जाते हैं। यंग एडवेंचरर्स हैरान, वे लेवल 100 से ऊपर के प्लेयर कभी नहीं देखे। लीडर माया से एक्सप्लोजन स्पेल कास्ट करने को कहता है, लेकिन माया चिल्लाती है, हम पूरी तरह आउटमैच्ड हैं। लाइट ने बिना किसी इनकैंटेशन के हाई क्लास कॉम्बैट मैजिक यूज किया, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। गोल्ड हंसता है और बच्चों से कहता है, पीछे रहो और शो एंजॉय करो। पहले सीखो, वरना बेकार में जान जोखिम में डालोगे। वो उन्हें सिखाने लगता है कि नाइट कैसे लड़ता है, शील्ड से डिफेंड करते हुए सोर्ड से अटैक कैसे करना है। बात करते करते उसकी पीठ मेंटिस की तरफ होती है। मॉन्स्टर मौका समझकर अटैक करता है। बच्चे डर से चीख नहीं पाते, लेकिन गोल्ड को जरूरत ही नहीं। वो शील्ड से इतनी प्रिसीजन से ब्लॉक करता है कि मेंटिस की साइथ पूरी तरह टूट जाती है। मॉन्स्टर दर्द से चीखता है, खून छूटने लगता है। गोल्ड बच्चों को बताता है, वेल टाइम्ड शील्ड काउंटर अटैक अक्सर सोर्ड अटैक से ज्यादा ताकतवर होता है। फिर वो पलटता है और मेंटिस को ऑफ गार्ड पकड़कर एक लेग पूरी तरह काट डालता है। बच्चे दंग रह जाते हैं। लाइट भी अपना जलवा दिखाता है, फिर फायर एरो यूज करता है। मेंटिस उसे पहले की तरह स्वॉट करता है, लेकिन इस बार लाइट प्रोजेक्टाइल को कंट्रोल करता है और पीछे से अचानक हिट कर देता है। वो फायर ब्लास्ट्स को इधर उधर से कंट्रोल करके मेंटिस को चारों तरफ से मारता है, पूरी तरह ओवरवेल्म कर देता है। माया स्तब्ध है। प्रोजेक्टाइल को इच्छानुसार कंट्रोल करना उसने कभी नहीं देखा। लाइट पिन पॉइंट एक्यूरेसी से फायर एरोज मारता है और मेंटिस की एक साइथ उड़ा देता है। मॉन्स्टर समझ जाता है कि ये लड़ाई नहीं जीत सकता। वो बाकी लिम्स पर भागने लगता है। लाइट सोचता है, ये तो उससे ज्यादा स्मार्ट निकला, लेकिन अब भागने की जगह नहीं। वो फायरवॉल कार्ड रिवील करता है और रोश की लपटों से विशाल दीवार खड़ी कर देता है। एस्केप रूट बंद। माया फिर हैरान, टैक्टिकल क्लास मैजिक बिना इनकेंटेशन के। लाइट और टीम मेंटिस के पास जाते हैं फिनिश करने, लेकिन मॉन्स्टर के पास आखिरी तरकीब है। वो विंग्स निकालता है और उड़ने लगता है। लाइट समझता है कि ये बच सकता है। वो नेम को कहता है, अब तू संभाल। नेम हवा में उछलती है, डैगर्स निकालती है और एकदम कूल आउटरेजस अटैक से मॉन्स्टर को खत्म कर देती है, पूरी तरह तबाह। वो जमीन पर उतरती है, खुद पर फक्र करते हुए। लेकिन गोल्ड उसे हकीकत में लाता है। तेरे कूल अटैक की खातिर सारे यूजफुल पार्ट्स बर्बाद कर दिए जो बेच सकते थे। नेम को एहसास होता है और वो लाइट से माफी मांगने लगती है। यंग एडवेंचरर्स अभी भी स्तब्ध हैं। वे जो देख रहे थे उसे प्रोसेस नहीं कर पा रहे। 3 एडवेंचरर्स ने लेवल 500 का मेंटिस मार डाला। ये उनके लिए अविश्वसनीय है। वे सोचते हैं, ये लोग आखिर हैं कौन? लाइट नेम से कहता है, फिक्र मत कर, रास्ते में और मॉन्स्टर्स मार लेंगे। तभी एक एडवेंचरर मॉन्स्टर के कोर से मैजिक जेम निकालता है, सबसे इंपॉर्टेंट लूट। नेम का मूड तुरंत ठीक हो जाता है। अब रैंक अप हो जाएगा। यंग एडवेंचरर्स का लीडर लाइट से पूछता है, क्या आप कोई सुपर फेमस पार्टी हो? बी रैंक, ए रैंक, एस रैंक? लाइट शांति से कहता है, हम नए एडवेंचरर्स हैं, अभी फ्रैंक रैंक पर हैं। यह सुनकर बच्चे और ज्यादा स्तब्ध, वे खुद इससे ऊपर हैं। माया तुरंत वाटर बॉल बनाती है और लाइट की पार्टी को ऑफर करती है कि साफ हो जाओ। लाइट शुक्रिया अदा करता है। बच्चे कहते हैं, अगर आप लोग न होते तो आज मेंटिस के हाथों हम मर चुके होते। फिर लीडर ऑफर करता है कि सूरज ढल रहा है। रात को डंजन में घूमना सबसे मजबूत एडवेंचरर्स के लिए भी खतरनाक है। हमारे कैंप में रात गुजार लो।
वैसे भी माया को लाइट से बहुत बात करनी है। माया आज जितनी जादू देखी थी वो सब कुछ अभी भी उसके दिमाग में घूम रहा था। लाइट उसका न्योता कबूल कर लेता है और उनके कैंप में शामिल हो जाता है, जहां वो सब डिनर करने लगते हैं। माया लाइट से ढेर सारे सवाल पूछने लगती है। लाइट जब कहता है कि माया खुद भी अच्छी जादूगरनी लगती है तो माया तुरंत मना कर देती है। वो कहती है कि वो तो नॉर्मल कॉम्बैट क्लास का जादू भी नहीं कर पाती, बिना किसी इंसेंटेशन के जादू तो बहुत दूर की बात है। बाकी पार्टी वाले अभी भी समझ नहीं पा रहे कि लाइट ने जो जादू किया उसमें इतना कमाल क्या था। इससे माया इतना गुस्सा हो जाती है कि वो फट पड़ती है और सबको समझाती है जादू की 3 एडवांस्ड क्लास होती हैं। कॉम्बैट क्लास जैसे फायर एरो जो सिर्फ एक टारगेट पर अटैक करता है, फिर टैक्टिकल क्लास जैसे फायरवॉल जो लाइट ने पहले इस्तेमाल किया था, वो बहुत बड़े एरिया को एक साथ कवर कर देता है, और आखिर में स्ट्रेटेजिकल क्लास जिसका असर ग्लोबल लेवल पर होता है, मेटियोर बरसा सकता है, सुनामी ला सकता है, भूकंप हिला सकता है। लेकिन इसके लिए कई बहुत हाई क्लास टैलेंटेड जादूगरों की जरूरत पड़ती है। वो कहती है कि आमतौर पर एल्व्स, ड्रैगन्स, बीस्ट पीपल जैसी रेसेस में एडवांस्ड क्लास का जादू नॉर्मल होता है, लेकिन इंसानों में इतना माना नहीं होता कि वो इसे ठीक से इस्तेमाल कर पाए। तो लाइट का सिर्फ स्ट्रेटेजिकल जादू यूज करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो बिना किसी इंसेंटेशन के ये सब कर रहा है। ये तो लेजेंडरी लेवल की बात है। गोल्ड और नेम दोनों माया से सहमत होते हैं, कहते हैं कि वो सच में जादू की बहुत अच्छी समझ रखती है। पार्टी का युवा लीडर बताता है कि माया उसकी बहन है और वो जादू में बहुत अच्छी है, इसीलिए तो उसे डचीज स्कूल ऑफ मैजिक में एडमिशन मिल गया था। ये नाम लाइट को परिचित लगता है। वो पूछता है, क्या वही स्कूल है जो प्रिंसिपैलिटी ऑफ 9 में है, जहां सब रेसेस को बराबर माना जाता है? लड़का हां में सिर हिलाता है, लेकिन उसकी आंखें उदास हो जाती हैं। वो बताता है कि उनकी मम्मी पापा पिछले एपिडेमिक में मर गए थे, इसलिए माया कभी वहां नहीं जा पाई। इसी वजह से उसने अपने बचपन के दोस्तों के साथ ये पार्टी बनाई ताकि पैसे जमा करके माया को डचीज स्कूल में भेज सके। ये सुनकर लाइट को अपनी छोटी बहन की याद आ जाती है। वो युवा एडवेंचरर्स को ढाढ़स बंधाता है कि चिंता मत करो, तुम जल्द ही अपना लक्ष्य हासिल कर लोगे। रात हो जाती है। अगली सुबह वो हाई लेवल मैजिक जेम क्रिस्टल्स की भारी भरकम मात्रा लेकर बाहर निकलते हैं। रिसेप्शनिस्ट तो हैरान रह जाती है। बाकी पार्टियां सोच में पड़ जाती हैं कि ये लोग कौन हैं। रिसेप्शनिस्ट खुशी खुशी उनके क्रिस्टल्स लेती है और पैसे देकर वापस भेज देती है। फिर वो सब मार्केट से गुजरते हैं। मार्केट में हर कोई उन्हें पहचान रहा है। एफ रैंक पार्टी ने लेवल 500 का मंटिस मॉन्स्टर मारा। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी है। लाइट को यह अटेंशन अच्छा लग रहा है। अचानक 2 लड़के उनके पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम वही हो जिन्होंने लेवल 500 वाला मॉन्स्टर मारा? नेम तुरंत अपनी डैगर निकाल लेती है। क्या चाहिए भाई? लड़के पीछे हटते हैं, कहते हैं हम फ्रेंडली हैं। अपना नाम बताते हैं, सुविल एंड गिल। गिल कहता है कि उसे वो कहानी पर यकीन नहीं है। नेम उसकी गर्दन पर डैगर रख देती है। क्या लाइट को झूठा बता रहा है? सॉल उसे शांत करता है, कहता है कि हम सब लाइट के लिए खुश हैं। उसने साबित कर दिया कि इंसानों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तभी उनकी पार्टी से किसी ने बुलाया तो वो गुड लक कहकर चले जाते हैं। लाइट और उसकी पार्टी फिर डंगोनन में जाने की लाइन में लगते हैं। वहां दूसरी रेसेस वाले मजाक उड़ा रहे हैं कि इंसान पार्टी ने मंटिस मॉन्स्टर मारा। हंसी मजाक चल रहा है। डंगोन में घुसते ही वो फिर आसमान में उड़ने लगते हैं। हरे मैदानों में माया और उसके साथी चलते दिखते हैं। लाइट रुक जाता है और उनसे बात करने लगता है। माया शर्माते हुए अपनी दादी से सीखी हुई घरेलू मरहम निकालकर लाइट को गिफ्ट देती है। लाइट खुशी से लेता है और सोचता है कि उसे भी कुछ देना चाहिए। चुपके से एक मैजिक कार्ड निकालकर उसे ब्रेसलेट में बदल देता है और माया को दे देता है। माया बहुत खुश होकर लेती है और कहती है कि वो इसे जिंदगी भर संभाल कर रखेगी। बाद में रात को उड़ते हुए नेम पूछती है कि इतना पावरफुल आइटम इतनी बोरिंग मरहम के बदले क्यों दिया? गोल्ड हंसते हुए कहता है, नेम की छोटी सी अक्ल बात दिल की होती है भाई। वो मैजिक ब्रेसलेट है। अगर यूजर सच से बहुत जोर से कुछ चाहे तो छोटे छोटे चमत्कार कर सकता है। लाइट के लिए शायद बेकार, लेकिन माया के लिए जिंदगी मौत का फर्क हो सकता है। कुछ दिनों बाद लाइट और पार्टी फिर एडवेंचर गिल्ड में जाते हैं। नेम रिसेप्शनिस्ट से चिल्लाती है, लाइट को तुरंत एस रैंक प्रमोट करो, वो इससे कम का हकदार नहीं। रिसेप्शनिस्ट घबरा कर कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता।
गिल्ड में रैंक सिस्टम है। कुछ दिन पहले ही तो एक्सेप्शन बनाकर लाइट को डायरेक्ट डी रैंक दिया था जब उसने साइथ मंटिस मारा था। नेम लगातार दबाव डालती है तो वो डर कर कहती है अगर लाइट कोई और बड़ा कारनामा कर दे तो शायद प्रमोशन मिल जाए। लाइट को आइडिया पसंद आता है। वो एक रूमर्ड एडवेंचर हंटर के पीछे जाने का फैसला करता है जो सिर्फ इंसानों को टारगेट कर रहा है। रात को गोल्ड और नेम को बताता है। वो सहमत हो जाते हैं कि इससे प्रमोशन मिल सकता है, लेकिन कोई क्लू नहीं है कहां से शुरू करें। ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं तभी लाइट को कोई उनके पास आता दिखता है। वो तुरंत मास्क पहन लेता है। दोस्त तैयार हो जाते हैं। एक पोर्टल खुलता है। दुश्मन की उम्मीद में सब इंतजार करते हैं, लेकिन अंदर से माया गिरती है। लाइट उसे पकड़ लेता है। वो बुरी तरह जख्मी और थकी हुई है और लाइट ने जो ब्रेसलेट दिया था वो अचानक टूटकर 2 टुकड़े हो जाता है। लाइट उसे बिस्तर पर लिटाता है। माया बड़बड़ा रही है, जल्दी लाइट को सब बताना है। लाइट पहले उसका इलाज करता है, फिर उसकी यादों में झांकता है कि आखिर हुआ क्या था। कल कुछ एडवेंचरर्स ने माया की पार्टी को बताया था कि एडवेंचर किलर सिर्फ इंसानों को टारगेट कर रहा है, जल्दी डंगोनन से बाहर निकल जाओ। लीडर सहमत हुआ। सब एग्जिट की तरफ चल पड़े, लेकिन रात हो गई, फिर भी आधे रास्ते पर थे। लीडर ने देखा सब थक गए हैं, कैंप लगाना सेफ है या नहीं। तभी एक दूसरी पार्टी दिखी जिसने चेहरा पूरी तरह छुपा रखा था। माया ने भाई से कहा कि उनको भी वार्निंग दे दो। भाई ने वैसा ही किया, लेकिन उन्हें क्या पता कि वो एडवेंचर किलर्स ही थे। अचानक वो आपस में कहने लगे अच्छे से क्लीन अप करना चाहिए था। बच्चे समझ ही नहीं पाए। तभी डार्क एल्फ जून हंसते हुए कहता है कितने बेवकूफ हो तुम लोग। लीडर अभी भी कंफ्यूज है। तभी कैदो तलवार निकालता है। हम ही एडवेंचर किलर्स हैं और आज तुम हमारा आखिरी टारगेट हो। बच्चे आखिरकार समझ गए कि सबसे बुरा सपना सामने है, लेकिन उस पल में भी माया के भाई और दोस्तों ने उसे भागने को कहा। हम इन्हें रोकेंगे। वो कैदो पर टूट पड़े। कैदो को गुस्सा आया। कुछ इंसानी बच्चे हमें लड़ाई देने की सोच रहे हैं। उसने पहले माया के भाई पर वार किया। बाकी 2 लड़के भी झपटे, लेकिन एक ही वार में तीनों गिर गए। माया डर और दुख से कांप रही थी, लेकिन लड़के फिर उठे। भाग जा माया, अपने सपने पूरे कर। फिर से कैदो पर हमला किया और कैदो ने तुरंत मार गिराया। माया सिर्फ चीख पाई। यान कैदो को डांटता है जिंदा चाहिए थे मेरे एक्सपेरिमेंट के लिए। कैदो कहता है जो कीड़े मुझसे लड़ने की कोशिश करेंगे उन्हें मार दूंगा, कम से कम एक तो छोड़ा है। यान इस बार माफ कर देता है क्योंकि इंसानी मेज अच्छे खासे मिलते नहीं। वो माया को ले जाने का फैसला करता है, लेकिन कैदो कहता है पहले मजा तो लूं। जून कहता है जो मर्जी कर ले और चला जाता है। माया डर से थर-थर कांप रही है। कैदो कहता है खुश हो जा, एक फ्यूचर लेजेंड तेरे जैसी गंदी इंसान औरत पर मेहरबान हो रहा है। माया कुछ बोल नहीं पाती। तभी उसका भाई फिर उठता है। भाग जा माया। यान हैरान होकर कहता है कि इसकी जिद देखो, इसे एक्सपेरिमेंट के लिए रखना है। लेकिन भाई जानता है कि वो बच नहीं पाएगा, इसलिए वो अपनी जान जोखिम में डालकर बहन को बचाना चाहता है। वो कहता है भाग जा, लंबी जिंदगी जी। माया मजबूरी में भागती है। यान कैदो को कहता है पकड़ो उसे। कैदो गुस्से में आता है कोई मुझे ऑर्डर नहीं देगा। वो पहले भाई को खत्म करने की कोशिश करता है। भाई गोल्ड की बात दोहरा रहा है, लड़ाई क्रिएटिविटी और स्किल की होती है। कैदो उसकी बड़बड़ाहट पर ध्यान नहीं देता। अचानक भाई तलवार उसके मुंह पर फेंकता है। कैदो किसी तरह बचता है, लेकिन वो सिर्फ सेटअप था। भाई ने शील्ड से कैदो को धक्का मारकर गिरा दिया। कैदो का गर्व चूर चूर हो जाता है। वो गुस्से में सफेद रोशनी का स्पाइक भाई के सीने में मार देता है। वो उसे खत्म करने चलता है, लेकिन यान बीच में आ जाता है। पहले भागती लड़की को पकड़ो, कहीं किसी को बता न दे। कैदो मान जाता है और माया के पीछे भागता है। लाइट ब्लेड से रास्ता रोक देता है। वो कहता है अब सीख लेगी कि एल्व्स की लेजेंडरी तलवार के मालिक के सामने कैसे बर्ताव करना है। वो कई लाइट ब्लेड्स बनाता है और उनसे सीढ़ी बनाकर नीचे उतरता है। माया अब लड़ने का फैसला करती है। भाई और दोस्तों ने जो कुर्बानी दी उसे बेकार नहीं जाने दूंगी। वो आइसिकल्स चलाती है। कैदो आसानी से रोक लेता है, लेकिन जब माया भागने की कोशिश करती है तो वो उसकी टांग पर वार करता है। अब भाग नहीं पाएगी। अब मौका मिलेगा एक फ्यूचर हीरो को खुश करने का।
माया उसका मजाक उड़ाती है। तू बस एक बुली है, कमजोरों को सताने में मजा आता है। अगर कभी कोई असली हीरो देखा है तो वो लाइट है। ये बात कैदो के दिल पर लगती है। उसे तो एल्व्स भी बुली कहते आए हैं। माया जब उसे कायर बेजान हारा हुआ कहती है, वो पागल हो जाता है और लाइट ब्लेड से उसे मारने की कोशिश करता है। माया बस इतना चाहती है कि लाइट तक पहुंच जाए और ब्रेसलेट उसकी ख्वाहिश पूरी कर देता है। वो टेलीपोर्ट होकर लाइट के कमरे में पहुंच जाती है। अब लाइट को पूरी कहानी पता चल चुकी है। वो नेम और गोल्ड से कहता है, अभी चलना है। दूसरी तरफ डंगोनन में कैदो यान के पास पहुंचता है। यान माया के भाई का इलाज कर रहा है। वो अभी जिंदा है। कैदो को देखते ही यान पूछता है, लड़की? कैदो कहता है, सोचा था यहां आएगी भाई को बचाने। यान गुस्से से लाल। पूर्व व्हाइट नाइट्स का सदस्य एक मामूली इंसानी लड़की से हार गया। कैदो चिल्लाता है, मुझे क्या पता था उसके पास टेलीपोर्टेशन आइटम होगा। यह सुनते ही यान की हालत खराब हो जाती है। वो समझ जाता है अगर माया गिल्ड पहुंच गई और सब बता दिया तो एल्व कंट्री को जल्दी पता चल जाएगा। व्हाइट नाइट्स आकर उन्हें अरेस्ट करेंगे और कैदो की चुराई लेजेंडरी तलवार वापस ले जाएंगे। कैदो पागल हो जाता है। वो जमीन पर लात मारने लगता है। यान कहता है, अभी देर नहीं हुई। अगर मेरा रिसर्च पूरा हो गया तो तू लेवल कैप तोड़ सकता है और व्हाइट नाइट्स के कैप्टन से भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। कैदो को फिर उम्मीद बंधती है। यान कहता है, सेफ जगह ढूंढते हैं रिसर्च शुरू करने। लेकिन तभी लाइट वहां पहुंच जाता है। तुम लोग कहीं नहीं जा रहे। एल्व्स उसे पहले से पहचानते हैं। हैरान होते हैं कि ये इतनी चुपचाप पीछे कैसे आ गया। लेकिन लाइट अभी उन्हें इग्नोर करता है। वो पहले दोनों लड़कों को आराम देता है। गोल्ड घायल लीडर को लाता है। इलाज बहुत घटिया किया गया है। एल्व्स हैरान। लड़का उनके नाक के नीचे से गायब हो गया। लाइट उसे जल्दी ठीक करता है और कहता है, न किसी लड़के ने यह सजा पाने लायक था। ईमानदारी से जिंदगी जी रहे थे, बस बहन को मैजिक एकेडमी भेजने के लिए पैसे जमा कर रहे थे। अब बहुत देर हो चुकी है। शायद हम दोस्त बन सकते थे, लेकिन तुम लोगों की वजह से वो मौका चला गया। वो गुस्से से कहता है, तुम दोनों को सजा दूंगा। यान स्थिति संभालने की कोशिश करता है। हम क्रिमिनल नहीं, मैंने तो घायल लड़के को ठीक किया था। लाइट कहता है, माया मेरे पास पहुंच चुकी है, मुझे सब पता है। दोनों एल्व्स घबरा जाते हैं। लाइट कहता है, मैंने अभी गिल्ड को कुछ नहीं बताया। कैदो अचानक जोर से हंसता है, आज तो मेरा लकी डे है, बस तुझे खत्म कर दूंगा, कोई कुछ नहीं जानेगा। लाइट का गुस्सा 7वें आसमान पर। गिल्ड को तुम्हें सौंपने वाला नहीं हूं, तुम मेरे शिकार हो। वो अपनी खौफनाक मर्डरस इंटेंट छोड़ता है। तुम दोनों को मैं अपने हाथों से चीर चीर कर रख दूंगा। वो नेम और गोल्ड से कहता है, तुम दोनों दूर रहना। दोनों मान जाते हैं। लाइट एल्व्स की तरफ बढ़ता है। कैदो उसके कॉन्फिडेंस से और गुस्सा हो जाता है। वो छलांग लगाता है और तलवार लहराता है। काइडो ने अपनी पूरी ताकत से वार किया, लेकिन लाइट ने बिना किसी मेहनत के अपने स्टाफ से उसे रोक लिया। काइडो हैरान रह गया, फिर भी वो बार बार अटैक करता रहा। लाइट को कोई दिक्कत नहीं हुई, वो सब ब्लॉक करता रहा। यान तो यकीन ही नहीं कर पा रहा था, जबकि गोल्ड और नेम को लग रहा था कि ये काइडो तो बिल्कुल कमजोर निकला। गुस्से पर काबू भी नहीं कर पाता लड़ाई में। लाइट को भी अब इसकी ये पैथेटिक रेड से तंग आ चुकी थी। उसने अगला अटैक पार किया। काइडो का बैलेंस बिगड़ गया। फिर लाइट ने सीधे उसकी छाती पर इतना जोरदार प्रहार किया कि सारी हवा उसके फेफड़ों से निकल गई। उसने एल्फ को तंज कसा, मैंने तुमसे बेहतर उम्मीद की थी यार, ये क्या बकवास है। ये सुनकर काइडो का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो उठा और अपनी लेजेंडरी तलवार की पूरी ताकत निकालकर लाइट की तरफ लाइट के ब्लेड्स की बरसात करने लगा। लाइट ने पहला ब्लेड आसानी से डॉज कर लिया, लेकिन जहां वो ब्लेड गिरा वहां एक आइस क्रिस्टल बन गया। लाइट को हैरानी हुई। उसे समझ आया कि काइडो के ये मैजिक ब्लेड्स अलग अलग एलिमेंट्स से एन्चेंटेड हैं। वो भागने लगा, ब्लेड्स से बचते हुए। फिर उसे एहसास हुआ कि ये ब्लेड्स इतने भी खतरनाक नहीं कि खड़े खड़े भी चोट पहुंचा सकें। अचानक काइडो हवा में उसके पीछे प्रकट हुआ और फुल स्ट्रेंथ से वार किया, लेकिन लाइट ने फिर भी आराम से ब्लॉक कर दिया। यान अब पूरी तरह सदमे में था। कोई इंसान लेवल 1500 के एल्फ के सामने ऐसे टिक कैसे सकता है, लेकिन लाइट साफ साफ उसे दबोच रहा था। काइडो भी अब पूरी तरह भड़क गया। वो चिल्लाया, तू तलवारबाज है ना, जादूगर बनकर लोगों को चकमा दे रहा है, चीटर कहीं का।
लाइट ने शांति से कहा, मैं सच में मैज है यार। काइडो को यकीन नहीं हुआ तो लाइट ने बिना किसी इंसेंटेशन के आसमान में सैकड़ों आइस स्वॉर्ड्स क्रिएट कर दिए। काइडो डर गया। घबराहट में उसने फिर मैजिक स्वॉर्ड्स लाइट पर छोड़े, लेकिन लाइट ने अपनी आइसिकल्स से उन्हें बिल्कुल सटीक तरीके से काउंटर कर दिया। यान की आंखें फटी की फटी रह गईं। इतना कुछ तो सबसे ताकतवर एल्फ मैज भी नहीं कर पाते। काइडो बार बार अटैक करता रहा, लेकिन लाइट ने आइसिकल्स की दीवार खड़ी करके सब रोक दिया। काइडो चिल्लाने लगा, तू चीटिंग कर रहा है। ग्रैंडियस जैसी होली स्वॉर्ड को हराना नामुमकिन है। वो तो खुद आसमानों ने पुराने मास्टर को दी थी। लाइट चौंक गया। तुझे ग्रैंडियस के बारे में कैसे पता? काइडो ने घमंड से हंसते हुए कहा, मुझे पता है क्योंकि मेरे खून में मास्टर का खून है। लोग मुझे सबमेस्ट्रो कहते हैं। ये सुनते ही लाइट का पूरा प्लान बदल गया। इतने दिनों बाद पहली बार मास्टर के बारे में कोई सुराग मिला था। उसने गोल्ड और नेम से कहा, मैंने मन बदल लिया। इन्हें यहीं मारने की बजाय कैप्चर करूंगा। इन्हें अबिस में ले जाकर हर कण से जानकारी निकालूंगा, फिर जो चाहे कर लूंगा इनके साथ। काइडो अभी भी नहीं समझ पा रहा था कि वो कितना आउटमैच्ड है। वो लाइट का मजाक उड़ाने लगा, तुझे पता भी है ये स्वॉर्ड आसमानों से हीरो को दी गई है। हम जैसे हीरो शुरू से अलग होते हैं। हमारी जीन तक अलग है। हम तुमसे सुपीरियर हैं। कुछ रेसिस्ट वाली बकवास की, जैसे सिडनी स्विनी अमेरिकन ईगल के एड में। लाइट को उसकी एक न सुनी। उसने गोल्ड नेम की तरफ मुड़कर कहा, मैं काइडो को संभालता हूं, तुम जून को पकड़ो, जिंदा चाहिए। दोनों ने तुरंत हथियार निकाल लिए। जून ने कॉन्फिडेंस से कहा, मैं तो बस साइंटिस्ट हूं, बैटल मैज नहीं। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो आसानी से हरा दोगे तो गलत फहमी है। उसने उंगली चटकाई। अंधेरे से दो हुडेड फिगर निकले और ग्रोटेस्क ट्विस्टेड मॉन्स्टर्स में बदल गए। इंसान, ऑर्क, ट्रोल के अलग अलग हिस्सों से बने। जून ने एक्साइटमेंट से बताया, मैंने खुद ये चिमेरा बनाए हैं, इंसान, ऑर्क, ट्रोल के पार्ट्स से। बस स्टेबलाइज करने के लिए कई इंसानों की जरूरत पड़ती है। इस टेक्निक से लेवल कैप 200 वाले भी लेवल 500 जितने ताकतवर हो जाते हैं। लाइट ने एक मॉन्स्टर के चेहरे पर नजर डाली। सुबह जिस लड़के ने उसकी तारीफ की थी वही चेहरा था। दिल बैठ गया उसका, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। उसने गोल्ड नेम से कहा, जल्दी इनकी मिस्री खत्म करो। जून को भागने मत देना, बाद में डील करूंगा इसके साथ। जून हंसते हुए मॉन्स्टर्स को अटैक का ऑर्डर देता है, लेकिन गोल्ड और नेम ने एक ही स्लैश में दोनों को ढेर कर दिया। जून मुस्कुराया, इतनी आसानी से नहीं मरते मेरे मॉन्स्टर। और सच में वो वापस खड़े हो गए। काइडो ने फिर अटैक किया। लाइट ने डॉज किया। दूसरी तरफ नेम पर हाइब्रिड मॉन्स्टर टूट पड़ा। नेम पीछे कूदी, आर्म्स पर स्लैश मारी। बस आसानी से गिर जाए यार। गोल्ड हंसा, कहां गई तेरी वो वाली कॉन्फिडेंस? नेम ने तंज कसा, तू भी तो वैसा ही लग रहा है। गोल्ड बोला, बस वार्म अप हो रहा है। जून पागलों की तरह हंस रहा था, सरेंडर कर दो, एक्सपेरिमेंट्स में आसानी से ले लूंगा। नेम को क्रिप लगा, गोल्ड जल्दी खत्म करे ना, ज्यादा टाइम नहीं लेना। गोल्ड मान गया। दोनों ने अल्टीमेट अटैक्स निकाले। नेम के डैगर्स पर्पल ग्लो करने लगे। गोल्ड की स्वॉर्ड सफेद रोशनी बिखेरने लगी। जून अभी भी चिल था। मेरे हाइब्रिड्स रिजनरेट करते हैं, आसानी से नहीं मरते। लेकिन उसकी हंसी गले में अटक गई। मॉन्स्टर्स झलकर राख हो रहे थे। वो दौड़ा चेक करने, लेकिन नेम ने उसे पकड़ लिया और उसकी ब्लड लाइन वहीं खत्म कर दी। दूसरी तरफ लाइट ने आइस मैजिक से काइडो को पूरी तरह दबोच लिया। काइडो लड़खड़ाकर गिर पड़ा। लाइट उसके पास गया, अरे यार, खुद अटैक किया था, अब चिकन क्यों बन रहा है? ये सुनकर काइडो को माया का भाई याद आया, जिसने उसका मुंह पर मुक्का मारा था। गुस्सा फिर भड़क उठा। इंसान हमसे नीचे हैं, इन्हें धरती से मिटा देना चाहिए। वो उठा और ग्रैंड रैंडियस की असली ताकत निकाली। स्वॉर्ड आसमान तक फैल गई। लाइट को पीछे हटना पड़ा। नेम गोल्ड ने दूर से देखा, इंटरेस्टिंग टेक्निक है, लेकिन लाइट के सामने तो कुछ भी नहीं। काइडो चिल्ला रहा था, कायर खड़ा हो जा, एक हिट में तेरी पूरी खानदान खत्म। लाइट हंसा, तू अपनी पावर बहुत ओवर एस्टिमेट कर रहा है। वो जमीन पर बैठ गया, हाथ फैलाकर बोला, मारना देखता हूं। काइडो गुस्से में पूरा जोर लगाकर स्वॉर्ड घुमाया। कंधे पर जोरदार वार हुआ, लेकिन लाइट पर एक खरोंच भी नहीं आई। वो मुस्कुराया, बस इतनी ही ताकत है तेरी? काइडो का दिमाग शॉर्ट हो गया। वो बेतहाशा स्वॉर्ड घुमाने लगा। लाइट ने जल्दी चरादे खत्म किया, स्वॉर्ड का एन्चेंटमेंट तोड़ा, काइडो को अपरकट मारा। खून से लथपथ चेहरा लेकर काइडो गिर पड़ा। लाइट उसके ऊपर खड़ा होकर घृणा से बोला, जितनी जानकारी निकल सकती है निकालूंगा, हर तरीके से, और तब तक मारूंगा नहीं जब तक तू खुद मौत की भीख न मांगे। काइडो टूट गया, घुटनों पर बैठकर रोने लगा।
माफ कर दो, मैं एल्व्स की क्वीनडम से हूं, व्हाइट नाइट्स का नेक्स्ट कैप्टन बनने वाला था। लाइट ने तिरस्कार से देखा। हीरो बनने की बात करता है? इतनी आसानी से घुटने टेक दिया। असली हीरो तो माया के पार्टी मेंबर्स थे जो आखिरी सांस तक लड़े। उसने मास्क उतारा। अगर तू मुझे एक भी खरोंच लगा दे तो छोड़ दूंगा। काइडो भागने लगा, लेकिन लाइट ने सोलर रे से उसकी एक टांग उड़ा दी। दर्द से चीखता हुआ गिर पड़ा। दोनों एल्व्स को बांधा। लाइट ने माया के पार्टी मेंबर्स के शव उठाए। यहां मॉन्स्टर्स के बीच दफन नहीं कर सकते, अबिस ले चलते हैं। टेलीपोर्टेशन मैजिक से सब अबिस पहुंचे। एल्व्स ने आंखें खोली तो विशाल थ्रोन रूम दिखा। हैरान थे। लाइट बोला, ये डॉगास डंगो अनन का सबसे नीचे का लेवल है, यहीं हम रहते हैं। जून को यकीन नहीं हुआ। नेम ने लात मारकर चुप करा दिया। लाइट के 4 वफादार सर्वेंट्स आए। पूछा, ये कौन गंदे एल्व्स हैं? लाइट ने बताया, इन्होंने इंसानों पर क्रूर एक्सपेरिमेंट्स किए, बेकसूर लोगों की मौत कराई। ये सुनते ही माहौल बदल गया। चारों औरतों से निकलती खौफनाक वाइब्स से एल्व्स कांप उठे। मैंने पूछा, सबसे बुरी तकलीफ में डालें इनको? बाकी ने भी कई खौफनाक तरीके सुझाए। लाइट बोला, जिंदा रखो, सारी जानकारी निकाल लूंगा, फिर खुद मारूंगा। गोल्ड नेम को कहा, माया के भाई का इलाज करवाओ, उसके 2 बहादुर दोस्तों के लिए कब्र बनाओ। जब माया होश में आई, लाइट उसके पास बैठा था। वो घबराई। लाइट ने सब बताया, झूठ बोला कि उसे बेहोश हालत में डंगो नन में मिली, वापस लाया। अचानक सब याद आया। वो इधर उधर देखने लगी। भाई बिस्तर पर सो रहा था। लाइट बोला, गहरी हीलिंग स्लीप में है, पूरी तरह ठीक हो जाएगा। फिर मूड डार्क हो गया। तेरे दोस्तों को बचा नहीं पाया, बस ये बालों के कुछ तिनके मिले। माया रो पड़ी, लेकिन भाई के होने से थोड़ा सुकून मिला। अगली सुबह गिल्ड में लाइट को रैंक C प्रमोट कर दिया। वो कंफ्यूज हुआ। उसने तो झूठ बोला था कि एल्व्स भाग गए, लेकिन रिसेप्शनिस्ट बोली, इन एल्व्स की जानकारी ही काफी है प्रमोशन के लिए। फिर माया और उसके भाई से मिले। दोनों रिलैक्स्ड लग रहे थे। बोले, हम एडवेंचरर छोड़ रहे हैं, घर वापस जा रहे हैं। लाइट ने पूछा, नई पार्टी क्यों नहीं बनाते? माया बोली, PTSD है यार, अब नहीं रह सकता यहाँ। भाई बोला, बचपन के दोस्तों के बिना पार्टी में रहना गलत लगेगा, उनके जो भी अवशेष हैं परिवार को लौटाना चाहते हैं। लाइट ने गुड लक कहा, फिर मिलेंगे जल्दी ही। गोल्ड नेम को कहा, यहां संभालना। वो अबिस टेलीपोर्ट हो गया। मे और एली ने स्वागत किया, चाय दी, एल्व्स से निकाली सारी जानकारी के नोट्स दिए। एली बोली, सबमेस्ट्रो कोई एक शख्स नहीं, मास्टर से रिलेटेड कोई भी जो आसानी से लेवल गेन करता है सबमेस्ट्रो कहलाता है। मे ने बताया, जी मातार, व्हाइट नाइट्स ग्रुप के सारे मेंबर्स सबमेस्ट्रो हैं। काइडो कुछ खास नहीं था। फिर खुलासा हुआ, एल्व्स का दावा है कि अगर नया मास्टर नहीं मिला तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। लाइट को समझ नहीं आया, इतनी छोटी बात से दुनिया कैसे खत्म। लेकिन अब अगला टारगेट था, व्हाइट नाइट्स को पकड़कर पूछताछ करना। वो आगे पूछने लगा। एल्ली कैडो और जॉन के बारे में बताती है और तुरंत दिखाती है कि वो दोनों किस तरह एक परगेटरी जैसी जगह में दिन रात खून खराबे वाली यातना झेल रहे हैं। लाइट कहता है कि उन्होंने जो करना था वो कर लिया और एक स्पेशल स्पेल कार्ड इस्तेमाल करके उन्हें सबसे भयानक, दिल दहला देने वाले तरीके से मार डालता है। फिर वो एल्ली की तरफ मुड़ता है और पूछता है, तैयार हो ना अगला प्लान शुरू करने के लिए? एल्ली मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, हम तैयार हैं। व्हाइट नाइट साशा को पकड़ने के लिए, वो एल्फ जो कई साल पहले लाइट को धोखा देकर भाग गई थी। लाइट सोचता है कि जब साशा उससे गिड़गिड़ाएगी, प्लीज मुझे मत मारो, वो पल कितना मीठा लगेगा। वो प्लान शुरू करने की तैयारी करता है। दूसरी तरफ साशा अपने मंगेतर मिकी के साथ डेट पर है, व्हाइट नाइट्स का वाइस कैप्टन। दोनों इंसानों से नफरत करने में मजा लेते हैं। मिकी को साशा की वो पुरानी कहानी बहुत पसंद आती है कि कैसे उन्होंने और उनके दोस्तों ने लाइट को बेवकूफ बनाया और फिर एबिस में उसका शिकार किया। डेट खत्म होने के बाद साशा घर लौटती है, अभी भी मिकी की खूबसूरती पर फिदा। उसकी मेड कहती है, आप दोनों सबसे खूबसूरत जोड़ा हो जो मैंने कभी देखा। साशा हंसते हुए कहती है, अरे शादी तो अभी दूर है। मेड बोलती है, ज्यादा चिल मत करो वरना मोटी हो जाओगी और वेडिंग ड्रेस में फिट नहीं आओगी। साशा गुस्से में कहती है, अरे बुढ़िया, मेरी लाइफ मत जिंक्स कर। तभी अचानक गाड़ी जोर से रुकती है। एक इंसान गुलाम सामने गिर पड़ा था। साशा तंज कसते हुए कहती है, कितने निकम्मे होते हैं ये इंसान। तभी उसकी नजर एक गली में जाती है। लाइट वहां जा रहा है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो गाड़ी से कूदती है और पागलों की तरह गलियों में दौड़ने लगती है। मन ही मन खुद को समझा रही है,
नहीं, लाइट मर चुका है, एबिस की तह में सड़ रहा है, ये उसकी आंखों का वहम है। आखिरकार एक गली में रुकती है। आगे रास्ता बंद, रास्ते में कोई नहीं दिखा। वो राहत की सांस लेती है कि बस आंखों का धोखा था। लेकिन जैसे ही पलटती है, दीवार पर एक नोट चिपका दिखता है, टावर पर इंतजार कर रहा हूं। नीचे लाइट का साइन। साशा चीख पड़ती है। उसकी बूढ़ी मेड दौड़कर आती है तो देखती है साशा जमीन पर बैठी कांप रही है, चेहरा सफेद पड़ गया। वो बड़बड़ाती है, लाइट मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। मैंने उसे मारकर ही तो सब कुछ पाया था। नोबल ने गोद लिया, मिकेल से सगाई हुई, सब छिन जाएगा। और वो अब मजे ले रहा है मेरी हालत का। लाइट दूर से उसकी पैनिक अटैक को एंजॉय कर रहा है। एल्ली भी तैयार है, उस एल्फ को सबक सिखाने को जिसने गलत इंसान से पंगा लिया। लाइट मुस्कुराते हुए कहता है, देखना चाहता हूं साशा को कैसे तोड़ेंगे हम। इधर फाइट नाइट्स के ट्रेनिंग ग्राउंड में जुड़वां भाई एक बेचारे इंसान पर चाकू फेंक रहे हैं और कंपटीशन कर रहे हैं कि कौन उसे ज्यादा देर जिंदा रख पाता है। उधर 4 नाम का परवर्ट एल्फ दिन दहाड़े अपनी इंसानी गुलाम के साथ गंदी हरकतें कर रहा है। बाकी 2 एल्फ उसे देखकर तिलमिला रहे हैं। 4 कैडो की बात शुरू करता है, वो जो लेजेंडरी तलवार चुराकर एडवेंचरर हंटर निकला। वो उसका मजाक उड़ाता है और बताता है कि ऊपर वाले चाहते हैं कि वो सब उस हरामी के गड़बड़ को साफ करें, पर उसे कोई इंटरेस्ट नहीं। रेड हेड एल्फ उसे ड्यूटी याद दिलाता है, पूर्व सदस्य हो या जो भी, हमारी जिम्मेदारी है। 4 अपनी गुलाम को सहलाते हुए कहता है, मुझे घर की आराम छोड़कर बाहर क्यों जाना पड़े। तभी जुड़वां भाई उस इंसान के कान में चाकू मारते हैं। वो दर्द से चीखता है। 4 गुस्से में कहता है, अब मार डालो इसे। पर जुड़वां बोलते हैं, चुप रह, हम अपने गुलाम के साथ जो चाहे करेंगे। मुझ सबको रोकता है, हम ऑनरेबल नाइट्स हैं। इंसान कमजोर प्राणी हैं, पालतू बनाकर रख सकते हैं थोड़े दिन, लेकिन आखिर में उन्हें सुपीरियर रेस के हाथों से दयालु मौत मिलनी चाहिए। वो पूरी लेक्चर देने लगता है। 4 और जुड़वां मिलकर उसका मजाक उड़ाते हैं। अचानक कैप्टन की आवाज आती है, बस करो। उसकी किलिंग इंटेंट इतनी तेज कि ऊपर उड़ते पक्षी भी मरकर गिर जाते हैं। सब डर जाते हैं। कैप्टन जुड़वाओं से कहता है, अपने गुलाम के साथ खेलना बंद करो, बैटलफील्ड पर स्किल खराब होगी। मुझको कहता है, तू जजमेंटल मत बन। 4 को ऑर्डर देता है, उस बेचारे को और पेड़ सहित खत्म कर। 4 बस उंगली दिखाता है। धड़क, इंसान और पेड़ दोनों में छेद। कैप्टन जुड़वाओं को लाश साफ करने को कहता है और मुझको अपनी मिशन पर भेज देता है। सब चले जाने के बाद 4 अपनी गुलाम को देखता है। वो डर से कांप रही है। वो उसे कमरे में जाने को कहता है। फिर कैप्टन 4 से कहता है, इंसानों से अफेयर कम कर, हमारा ब्लड लाइन खराब मत कर। एल्फ्स में सबसे ज्यादा मैस्ट्रो ब्लड है। व्हाइट नाइट्स सबके अंदर वो पावर जाग चुकी है। 4 हंसते हुए कहता है, टेंशन मत लो, सबका लेवल कैप हिट हो चुका है सिवाय मुझके। कैप्टन गंभीर होकर कहता है, हजारों साल बीत गए, अभी तक नया मैस्ट्रो नहीं जन्मा, इस ब्लड को डाइल्यूट मत होने दे। 4 कहता है, इंसान मेरे लिए बस हॉबी हैं। इंसानी औरतें कितनी एक्साइटेड हो जाती हैं जब उन्हें पता चलता है कि कोई एल्फ उनमें इंटरेस्टेड है। फिर वो कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं। आखिरी में कितनी डेस्परेट हो जाती हैं, वो मजा अलग है। अभी वाली गुलाम से बोर हो गया हूं, जल्दी डिस्पोज कर दूंगा। बैकस्टैबिंग का मजा ही अलग है। कैप्टन घिन से मुंह बनाता है और कहता है, कैडो का मेस जल्दी क्लीन करना पड़ेगा। चाहे वो कितना भी लूजर रहा हो, वो हमारा था। क्वीन का नाम खराब नहीं होने देंगे। वो चला जाता है। रात को साशा सो नहीं पा रही। अचानक जमीन हिलती है। पास ही जंगल में एल्ली जादू से एक टावर बना देती है। साशा उसे देखती है और वो नोट याद आता है। टावर पर इंतजार। वो सोचती है, यही वो टावर है। अगले दिन स्लेव ट्रेडर के साथ रॉक मॉन्स्टर आ जाता है। वो भाग जाता है, इंसान गुलाम छोड़कर। शहर में सप्लाई चेन टूट जाती है। बार में एल्फ्स बात करते हैं। टावर से मॉन्स्टर्स निकल आए हैं, डिलीवरी रूट्स ब्लॉक हैं। कोई कहता है, शायद टावर और मॉन्स्टर्स जुड़े हैं। सरकार एडवेंचरर्स के लिए मिशन पोस्ट करती है, टावर की जानकारी लाओ, लेकिन कोई एल्फ रिस्क नहीं लेना चाहता। लाइट, नेमू और गोल्ड भी वहां हैं। लाइट को यकीन है कि ये मिशन पूरा करके एक और प्रमोशन पक्का। 2 एल्फ एडवेंचरर्स नेमू को देखते हैं और लपक कर आते हैं, हमारे साथ पार्टी ज्वाइन कर, लेवल 150 प्लस हैं हम। इन लूजर्स को छोड़, फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। नेमू गुस्से में कहती है, भाग यहां से, लाइट ही मेरा मास्टर है। लाइट भी कहता है, नेमू मेरी टीम की सबसे जरूरी मेंबर है, उसे अकेला छोड़ो। एल्फ गुस्से में लाइट पर मुक्का मारने चलते हैं। लाइट बस थंडर बोल्ट मारता है, जमीन फटती है, एल्फ पीछे गिर जाता है। बाकी एडवेंचरर्स चिल्लाते हैं, ये वही मास्क वाला एडवेंचरर है जिसकी चर्चा है।
सब सोचते हैं लाइट की पार्टी अकेले मिशन पूरा कर लेगी। गोल्ड हंसता है, प्लान से भी बेहतर हो गया, अब फेम और फैलेगी। इधर कुछ एल्फ एक इंसानी लड़की को बाइट बनाकर टावर की तरफ जा रहे हैं। लड़की थक कर गिर जाती है। लीडर उसे लात मारने वाला होता है, तभी उसके हाथ पर कुछ गीला गिरता है। वो ऊपर देखता है, स्टोन मॉन्स्टर उसे घूर रहा है। चीखने का मौका भी नहीं मिलता, मॉन्स्टर उसे निगल जाता है। पूंछ से बाकी दो को भी चट कर जाता है। लड़की डर से कांप रही है, पर मॉन्स्टर उसे सूंघ कर चला जाता है। वो हैरान है कि मुझे क्यों नहीं खाया। तभी कुछ गुंडे आते हैं। वो सोचती है अब तो मौत से भी बदतर हाल होगा, पर गुंडे उसे हीलिंग पोषण देते हैं, घाव भरते हैं, बॉडी साफ करते हैं, फिर काम बांटते हैं, जूते लाना, अच्छा खाना बनाना। लीडर युक्की को बताता है एक और इंसान बचा ली, सेफ प्लेस पर ले जा रहे हैं। युकी टावर पर लेटी आलसी की तरह वो म्याऊं म्याऊं कर रही है। एल्ली उसके पास आती है और पूछती है, पहली बार एबिस से बाहर आई है, इतने मॉन्स्टर कंट्रोल कर रही है, ठीक है ना? युकी म्याऊं करके जवाब देती है। एल्ली समझ जाती है सब कंट्रोल में है, फिर भी उसे डर लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। वो सोचती है सबको वार्निंग दे दूं जो लाइट के ऑर्डर ठीक से नहीं मानते। युकी कहती हैं फालतू में टेंशन मत ले, हमारा काम बस लाइट जो बोले वो करना है। ज्यादा समझने की कोशिश मत कर, बहुत क्लोज होने की भी नहीं, हम तो बस उसके सर्वेंट हैं। एल्ली पूछती है पूरी जिंदगी सिर्फ पेट बनकर रहने से खुश है? युकी कहती है हाँ, क्योंकि यही मेरी सही जगह है। हम जैसे लोग अपने ऑलमाइटी गॉड के इतने करीब कैसे जा सकते हैं? अगर तू उसकी अथॉरिटी ओवरस्टेप करेगी तो मैं यहीं तुझे मार डालूंगी। एल्ली कहती है देखें कौन कितना ताकतवर है। दोनों की किलिंग इंटेंट से हवा भारी हो जाती है। तभी युकी को कॉल आता है कि लड़की सेफ हाउस पहुंच गई। वो फिर से आलसी मोड में चली जाती है। एल्ली भी उड़ जाती है, फाइट आगे नहीं बढ़ाती। रात को साशा उस चिट्ठी को देखती रहती है। उसे पता है टावर के आसपास लेवल 1000 प्लस मॉन्स्टर हैं, अकेले नहीं जा सकती। व्हाइट नाइट्स को साथ ले जाए तो उन्हें शक हो जाएगा कि लाइट जिंदा है। वो पागल हो रही है, कोई रास्ता सोचते सोचते आखिर कसम खाती है इस बार लाइट को अच्छे से खत्म करके ही रहूंगी। इधर एल्फ क्वीन मीटिंग बुलाती है। प्राइम मिनिस्टर कहता है तुरंत फाइट नाइट्स को भेजो, टावर को नेस्तनाबूद कर दो। कैप्टन हार्डी कहता है बुढ़ापे में दिमाग खराब हो गया क्या, अभी कोई जानकारी नहीं है टावर की। क्वीन हार्डी का साथ देती है और कहती है रिवॉर्ड बढ़ाओ, लोगों को और मोटिवेट करो जानकारी लाने के लिए। सब जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर हार्डी को कुत्ते जैसा लैपडॉग कहकर ताने मारता है। हार्डी सुन लेता है पर चुप रहता है क्योंकि सच है। वो क्वीन के पास जाता है, शुक्रिया अदा करता है। क्वीन कहती है मैं तेरी मां हूं, ये मेरा फर्ज था। दोनों चाय पीते हैं। हार्डी कहता है प्राइम मिनिस्टर इंतजार कर रहा है, कभी न कभी राजशाही उखाड़ फेंकेगा। क्वीन कहती है उसकी चिंता नहीं, असली खतरा टावर है। मुझे लगता है ये आर्क फिएंड की वापसी का संकेत है, और जब दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन आएगा तो हीरो भी पैदा होगा। वो हीरो हमेशा इंसान ही होता है और वो नया हीरो मैस्ट्रो होगा। अगर हम उसे अपने साथ न कर लें या मार न डालें तो वो सारे एल्फ्स का सफाया कर देगा। दूसरी तरफ लाइट की पार्टी बेस कैंप पहुंचती है, जहां सारे एडवेंचरर्स टावर की जानकारी इकट्ठा करने आए हैं। पिछले वाले लूजर भी हैं और साशा भी। साशा लाइट की आवाज सुनते ही चिल्लाती है रुक, मास्क उतार। लाइट सतर्क हो जाता है। गोल्ड और नेमू पूछते हैं क्या हुआ? लाइट कहता है पीछे वाली एल्फ लड़की साशा है। दोनों उसे अब भी मारने को तैयार हो जाते हैं, पर लाइट रोकता है। साशा फिर चिल्लाती है मास्क उतार। लाइट कहता है इसके पीछे भयानक जलने के निशान हैं, देखना नहीं चाहूंगा। वो बस उसे उसके चेहरे से थप्पड़ मार के हटा देती है। लाइट अपने साथियों की तरफ मुड़ता है, बात करता है कि उसकी मैजिक ने उसे कैसे बर्न विक्टिम समझने पर मजबूर कर दिया था। वो नेम को शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसके लिए खड़ा होने की कोशिश की। कहता है कि ये करीब करीब बड़ा खतरा बन सकता था। फिर सोचता है कि कितना भोला था वो। नेम को सच समझते ही साशा का असली चेहरा समझ नहीं आया। नेम गुस्से में फटने वाली थी, लेकिन लाइट बस एक शब्द बोलकर उसे रोक देता है। साशा गुस्से से उसे घूरती खड़ी रहती है, लेकिन जैसे ही वो अपना क्लोक सिर से हटाता है, उसका गुस्सा घृणा में बदल जाता है। सामने बस आधा जला हुआ चेहरा वाला एक लड़का। वो तुरंत पीछे हटती है, घिन से कहती है
अपना ये बदसूरत चेहरा ढक ले, वरना मैं उल्टी कर दूंगी तेरे ऊपर। लाइट ये सब गालियां सुनता रहता है, मन ही मन सोचता है सही वक्त आने पर इसकी सारी कीमत चुकवाएगा। वो मास्क उठाता है। साशा दूर जाकर बड़बड़ाती है कि अब आंखों में ब्लीच डालना पड़ेगा इस भयानक नजारे को मिटाने के लिए। फिर सब जंगल की तरफ बढ़ते हैं। लाइट को एहसास होता है कि वो दो क्रीप वाले लड़के पीछे लगे हुए हैं जो पहले नेम से बात करना चाहते थे। वो उन्हें चेतावनी देता है, टू दूर रहो, अगर जान बचानी है तो हमें अकेला छोड़ दो। लेकिन एल्फ लोग इतनी आसानी से पीछे नहीं हटते। लाइट और उसकी पार्टी थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, उम्मीद करते हैं कि बिना लड़े इन बेवकूफों से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन ये जिद्दी हरामी किसी तरह साथ चलते रहते हैं। आखिरकार लाइट रुक जाता है उनका सामना करने के लिए। दोनों कुत्तों की तरह हाँफ रहे होते हैं। लाइट कहता है, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। वो हंस पड़ते हैं, कहते हैं, आज मरने वाला तू है, हम नहीं। एल्फ के हाथों मरना इंसानों के लिए बड़ी इज्जत की बात है। लाइट बस आह भरता है और अपने एक सर्वेंट मीरा को बुलाता है, इन बेवकूफों को संभाल लो। दोनों एल्फ हंसते हुए कहते हैं कि वो ब्लफ मार रहा है, डर के मारे पेशाब कर चुका होगा। अचानक पूरा माहौल बदल जाता है। पीछे से एक भयानक घिनौनी आकृति निकलती है। विशालकाय औरत जो दोनों को अपने राक्षसी हाथों से चबा जाती है, हड्डियां समेत सब खत्म। नेम और गोल्ड भी इस विशाल घोस्ट मम्मी को देखकर थोड़े डर जाते हैं। वो लाइट को शुक्रिया कहती है कि उसे मदद का मौका दिया। उधर जैक, हार्ले क्विन और एक लड़की सुजू भी वहां पहुंच जाती हैं, तैयार जंगल से होते हुए टावर तक ले जाने के लिए। उड़कर जाना मुमकिन नहीं, कोई और एडवेंचरर देख लेगा। इसलिए सुजू, जो ग्रुप में सबसे कम भटकने वाली है, आगे चलती है और इस भूल भुलैया जैसे जंगल से सबको टावर तक ले जाती है। रास्ते में जैक और गोल्ड ब्रो कोड पर बहस शुरू कर देते हैं। ब्रोज पहले, हॉज बाद में। इससे ग्रुप की सारी लड़कियां भड़क जाती हैं, उन्हें डेथ स्टेयर देने लगती हैं। जैक पीछे नहीं हटता बल्कि और जोर से बोलता है, सिग्मा स्टाइल में। गोल्ड उसे रोकता है कि बस कर, पॉइंट बन गया। जैक आगे बढ़ता है। औरतें बराबर पेमेंट मांगती हैं लेकिन बराबर काम नहीं करती। ऑफिस में बेहतर कंडीशन चाहिए लेकिन माइन शाफ्ट में काम करने वाले मर्दों की हालत पर कोई ध्यान नहीं, सिर्फ सिर पर बल्ब चिपका के काम करते हैं। लाइट बीच में कूदता है, सब शांत हो जाओ यार, बाद में सिविलाइज्ड डिबेट कर लेंगे, अभी लड़ाई मत करो। थोड़ी देर के लिए बहस रुक जाती है लेकिन माहौल पूरी तरह खराब हो चुका होता है। टेंशन हाई। लाइट टॉपिक बदलता है। हार्ले क्विन से उसकी स्टूपिड ड्रेस के बारे में पूछता है। वो कहती है, मैं मेड बनना सीख रही हूं मे के अंडर, लाइटी को परफेक्ट सर्विस देने तक ये कपड़े नहीं उतारूंगी। मीरा हंसते हुए कहती है कि ये मेड आउटफिट फाइट में बेकार है, कुछ ठीक कपड़े पहन ले। दोनों आपस में बकबक करने लगती हैं। जैक गोल्ड से पूछता है, भाई वर्कआउट कर रहा है या बस लाइट के पीछे बैठा सब सॉल्व होने का इंतजार? लाइट देखता है कि मूड अब थोड़ा बेहतर हो गया है। आखिरकार वो टावर के अंदर पहुंचते हैं। एली लाइट को देखते ही राहत की सांस लेती है। 5 मिनट लेट थे ना, वो बहुत टेंशन में थी। वो फटाफट नीचे आती है, फर वाला और सफेद बालों वाला बेवकूफ भी साथ। लाइट टावर देखकर इंप्रेस हो जाता है। दूर से जितना इम्पोजिंग लग रहा था, पास से उससे भी ज्यादा। एली मुस्कुराकर कहती है कि उसने हर सावधानी बरती है। अब ये टावर पूरी तरह अजेय है, न जादू से न फिजिकल अटैक से कुछ होगा। अंदर घुसते ही एक विशाल लाल ड्रैगन मिलता है। एली कहती हैं, पकड़ा है और स्पेल डाल दिया। फिर सबको टेलीपोर्ट कर देती है टॉप फ्लोर पर। थ्रोन रूम में एक शाही सिंहासन लाइट के राजसी चूतड़ का इंतजार कर रहा होता है। लाइट सीढ़ियां चढ़ता है जैसे सिंड्रेला सिंहासन पर बैठता है। सब घुटनों पर बैठकर सम्मान दिखाते हैं। फिर एली पूछती है, ऑपरेशन रिवेंज उन साशा के डिटेल्स रिफ्रेश कर दूं? लाइट हाँ कहता है। वो बताती है कि लाइट ने साशा की शादी पर बधाई देने का फैसला किया है, बहुत ठंडा रिवेंज का डिश सर्व करके। साथ ही कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज सजेस्ट करती है लाइट के मजा लेने के लिए। लाइट को कुछ पता नहीं था, पूछता है क्या प्लान है। एली बताती है, एल्वन किंगडम के हर कोई अपने रॉयल व्हाइट नाइट्स पर गर्व करता है, लेवल 1500 प्लस के सबसे मजबूत स्तंभ। प्रपोज करती है कि उनसे एक के बाद एक बैटल करें, सबको कैप्चर कर लें। इससे किंगडम पूरी तरह टूट जाएगा, झुकने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। फिर एल्व्स से माएस्ट्रो की हर जानकारी निकाल लेंगे, टावर को बेस बनाएंगे और अगले टारगेट की तरफ बढ़ेंगे। वो अचानक लाइट का क्लोन बनाती है। तुम यहाँ आराम करो, ये शैडो पार्टी के काम संभालेगा और रैंकिंग बढ़ाएगा। लाइट तारीफ करता है, सब कुछ परफेक्ट सोचा है तूने।
एली मुस्कुराती है और बताती है कि अभी भी यूकी का बीस्ट साशा को टावर की तरफ ले जा रहा है। जंगल में साशा के 2 एडवेंचरर साथी कहते हैं, पीछे हट जाओ, वो ब्लैक बीस्ट हमारी लीग से बहुत ऊपर है। साशा गुस्से से चिल्लाती है, चुप करो, मैं तुम्हें पैसे दे रही हूं टावर तक ले जाने के लिए, लेक्चर देने के लिए नहीं। लाइट एली से मुस्कुराकर पूछता है, तेरा नया पेट वो रेड ड्रैगन साशा का स्वागत करेगा ना? एली मुस्कुराती है, हाँ वो करेगा। साशा टावर के पास पहुंचते ही ड्रैगन देखकर डर से कांप जाती है, लगभग पैंट गीली कर देती है। अब समझ आता है कि वो कितनी आउटमैच्ड है। वो फौरन वापस रॉयल पैलेस भागती है। एली और बाकी सब मैजिक बॉल से देखते हैं। सब प्लान के मुताबिक चल रहा है। अब साशा व्हाइट नाइट्स को बुलाएगी और फिर फाइनल प्लान शुरू होगा। साशा पैलेस पहुंचकर क्वीन और एडवाइजर्स से मिलने की मांग करती है। सबको बताती है कि उसने बहुत पावरफुल ब्लैक बीस्ट देखे, सांपों वाली पूंछ वाले। इसी वजह से और भी खतरनाक मॉन्स्टर शहर में घुस रहे हैं और टावर के पास एक विशाल रेड ड्रैगन आराम कर रहा था। कई व्हाइट नाइट्स हंसते हैं। झूठी कहानी लग रही है, लेकिन क्वीन शॉक्ड हो जाती है। ये किंगडम के लिए तबाही हो सकती है। नाक में दम करने वाला बूढ़ा मिनिस्टर फिर हार्डी की तरफ मुड़ता है। अब भी क्या छुपोगे दीवारों के पीछे? ड्रैगन और मॉन्स्टर पूरे किंगडम को तबाह कर रहे हैं। हार्डी आखिरकार खड़ा होता है, बस बहुत हो गया, मैं खुद व्हाइट नाइट्स को लीड करूंगा, जंगल में जाकर हर मॉन्स्टर को खत्म करूंगा और अगर ड्रैगन है तो उसे भी मार डालूंगा। वो गुस्से में कमरे से बाहर चला जाता है। उसी दिन साशा उस बूढ़े मिनिस्टर से मिलती है, कहती है कि वो भी व्हाइट नाइट्स के साथ जाना चाहती है। मिनिस्टर तुरंत हाँ कर देता है। सफल होने पर सारा क्रेडिट व्हाइट नाइट्स को नहीं जाने देंगे। अगले दिन हार्डी व्हाइट नाइट्स को लेकर जंगल में निकलता है। साशा को आगे चलने को कहता है। चार उससे पूछता है, तू तैयार है या अंत में डर के भाग जाएगी? साशा कहती है, मुझ पर भरोसा रखो, मैं सबको सुरक्षित टावर तक ले जाऊंगी। उसका फियांसे सफेद बालों वाला मिक कहता है, साशा लेवल 500 है, खुद को संभाल लेगी और अगर कुछ हुआ तो मैं हूं ना, उसकी हिफाजत करूंगा। साशा तुरंत अपने सिल्वर प्रिंस पर फिदा हो जाती है। ट्विन्स आपस में डिस्कस करते हैं, साशा ज्यादा क्रिंज है या मिकाएल। साशा उन्हें जंगल से ले जाती है, पिछले बार के निशान ढूंढती हुई। एक जगह पर वो ट्रिप हो जाती है, मिकाएल उसे पकड़ लेता है। चार इस लवर्ड ऑफ लव देख नहीं पाता, चलो अब बहुत हो गया। आखिरकार टावर के बेस पर पहुंचते हैं। सब हैरान, कितना बड़ा है ये। अभी कुछ सोचते कि दरवाजा खुलता है और 5 ब्लैक मॉन्स्टर बाहर निकलते हैं। चार पूछता है, अटैक करूं? हार्डी रोकता है, रुको, एनर्जी बचाओ ड्रैगन के लिए। मैंने एक पार्टी हायर की है, वो इन मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रैक्ट करेगी। ठीक उसी वक्त जंगल से एक धमाका होता है। मॉन्स्टर उस तरफ भागते हैं। रास्ता साफ। व्हाइट नाइट्स चार्ज करते हुए अंदर दौड़ते हैं। हॉल में दौड़ते हुए अचानक टेलीपोर्टेशन ट्रैप में फंस जाते हैं। सब छोटे छोटे ग्रुप में टावर के अलग अलग हिस्सों में बिखर जाते हैं और लाइट अपने सिंहासन पर बैठा है, इंतजार कर रहा है कि वो सब ऊपर तक पहुंचें ताकि असली मस्ती शुरू हो सके। लेकिन यहीं वीडियो खत्म होता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखने के लिए शुक्रिया, अगली बार मिलते हैं।